फौज में ना कोई ज़्यादा लॉजिक हम लोग लगाते नहीं है। अगर आप लॉजिक लगाओगे ना तो फिर मतलब आपको विश्वास रखना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि आपको अपने सीनियर पे और ट्रेनिंग पे विश्वास रखो, कुछ गलत नहीं होगा। जब लक्ष्य की शूट चल रहा था तो एक कैडेट ऐसे हिलता है और वो पीछे से आते हैं और उसका ऐसे बेल्ट पकड़ते हैं और हिला देते हैं। बोलता है कबाड़ी, ये चैटवुड हॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर ऐसे हिलना मना है। और वो पीछे मुड़ता है तो वो ऋतिक रोशन था। बोलता है ऋतिक को या सिते को, अगर यूनिफॉर्म में IMA में GC खड़ा हुआ है तो GC की तरह खड़ा होगा। आपको ट्रूप्स के साथ ग्राउंड पे प्रूव करना पड़ेगा कि आप ऑफिसर के काबिल हो, आप उनको लीड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि बस ऑफिसर बने आगे और आपको कमजोर हो। हमारी जो सेना है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे। सर रगड़ा तो सबका लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस था? बड़ा कॉमन था कि आप रात में भी पनिशमेंट ले रहे हो, ठीक है। कपड़े उतार के एक नाला जाता था हमारे उधर से, उस नाले में डाल के आपकी रोलिंग चल रही है। अब कुछ लोग क्या है वॉमिट कर गए, ठीक है, आप उसके ऊपर चलते रहो और वहीं आप गीले हो जाओगे, फिर सूख जाओगे, फिर गीले हो जाओगे, फिर सूख जाओगे। आपको अपने आप से ही पहले बदबू आएगी, फिर वही चीज़ खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है कि ठीक है चल करना तो है ही। फौज में ना हर एक को यही लगता है कि मेरी वजह से मेरी रेजिमेंट, मेरी आर्मी और शायद देश का नाम नहीं खराब। जो एंट्री दरवाज़ा था उसमें मैंने लात मारी, मेरे 2 बंदे हम तीनों गए अंदर। तो हमने जैसे ही AK ऐसे करी कि अगर फायर आता है तो तुरंत हम फायर कर सकते, तो देखा कि एक फैमिली सो रही है। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक ऐसे वॉरियर जो सिर्फ एक सोल्जर ही नहीं बल्कि एक लीडर, स्ट्रैटेजिस्ट और एडवेंचर सीकर भी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कौशलेंद्र सिंह, वो एक एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर, सेना मेडल, गैलेंट्री अवार्डी और उन गिने चुने वॉरियर्स में से एक हैं जो एक्सट्रीम कॉम्बैट मिशन से लेके इंटरनेशनल UN ऑपरेशंस तक का हिस्सा रह चुके हैं। 19 राजपुताना राइफल्स, 23 असम राइफल्स, 23 and 6 पैरा SF एंड आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जैसे एलीट फॉर्मेशंस को लीड करना उनके लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि एक मिशन था। आज हमने उनसे उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के सबसे टफ और इंटेंस मोमेंट्स के बारे में, बैटलफील्ड के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस के बारे में और उन अनसीन चैलेंजेस के बारे में भी बात की जो एक सोल्जर की जिंदगी को डिफाइन करते हैं। हमने उनसे यह भी जाना कि जब एक सोल्जर को सर्वाइवल और एथिक्स के बीच एक टफ चॉइस लेनी पड़ती है तो उस वक्त दिमाग कैसे काम करता है और कैसे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग एक सोल्जर्स के दिमाग को रीप्रोग्राम करती है। यह भी हमने आज के पॉडकास्ट में समझा। तो चलिए शुरू करते हैं एक फौजी की कहानी उन्हीं की जुबानी। Hi sir, welcome to the Misfit Humans podcast. And this is, I think, I don't think it is the most awaited podcast on our channel. थैंक यू। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो वो पूरा करना तो था ही। एक फौजी की कमिटमेंट। बिल्कुल, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। So throughout your career in the Indian Army, आपने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वर्क किया है। You have been in 23 Assam Rifles. You have been a part of Raj Rifles, 6 and 23 Para SF, and उसके बाद आप AMU में भी रहे, right? But जर्नी शुरू कैसे हुई, यहां से आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। मैं ना जानना चाहता हूं what exactly is the mindset when a person thinks and decides कि फौज में भर्ती होना है, फौज में जाना है और यही मेरा करियर होगा। हाँ ध्रुव, मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ता था, BSc कर रहा था और NCC में था। ओके। मेरे ANO होते थे डॉक्टर SK कौशिक, जो मैथ्स प्रोफेसर हैं एंड काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं अभी भी। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे इतनी लिबर्टी दी NCC में। उन्होंने बोला कि इस पूरे KM NCC को तुम हैंडल करो एंड जिस तरह से चलाना वैसे चलाओ। ओके। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था कि किसी भी तरह की यूनिफॉर्म उसमें कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, क्या होता है। फिर NCC ने इतना एक्सपोजर दिया तो एक कैंप होता है IMA अटैचमेंट कैंप, ओके। इंडियन मिलिट्री एकेडमी अटैचमेंट कैंप, जहाँ पूरे इंडिया से कैडेट सेलेक्ट होते हैं और छुट्टियों में वहाँ पर 20 से 22 दिन का एक कैंप करते हैं, देहरादून जाते हैं और वहाँ कैंप करते हैं। मेरे को मौका मिला, मैं गया वो कैंप करने एंड शायद पहली बार तब लगा कि यहाँ आना है। ठीक है, 1400-1500 एकड़ का कैंपस है, ऐतिहासिक कैंपस है। मतलब चैटवुड हॉल है, वहाँ से जनरल मानेकशॉ निकले, वहाँ से पाकिस्तान के भी चीफ निकले, वहाँ से इतने सारे लोग निकले। मतलब एक ऐसी एकेडमी जिसने आपको
परमवीर चक्र दिए, जिसने आपको अशोक चक्र दिए, 84 महावीर चक्र दिए, ठीक है। तो वहाँ पर हवा में वो चीज़ ना आप फील कर सकते हो। तो मैंने कहा कि यार यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ आना है। एंड थोड़ा सा ना मैं जिद्दी हूँ, मतलब स्कूल समय से कि मैं जिद्दी हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं अपना 100% ट्राई करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं इतना ट्राई करूँगा कि उसके बाद शायद ट्राई हो नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ हुई या नहीं हुई, बट उसके बाद कभी ये फील नहीं आना चाहिए यार कि मैं शायद थोड़ा सा और कर सकता था। तो शुरू से मेरे में वो था, तो मैंने कहा मैं इसका कोशिश करूँगा। वापस चले गए, कॉलेज आए तो रिटन दिया, रिटन पास हो गया। इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में मैंने देखा कि बड़े सारे सीनियर्स हैं जो मुझसे बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, ओके, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम्स के, कुछ जेएनयू में थे, कुछ वैसे थे। उन्होंने कई बार एसएसबी इंटरव्यू दिया हुआ था। ओके, कुछ ऐसे थे जिन्होंने एनडीए के लिए दिया, फिर आईएमए के लिए दिया, फिर ओटीए के लिए दिया, एंड उनका किसी ना किसी एक कारण से नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि कौशल यार अगर सर का नहीं हुआ है ना तो तेरा बहुत मुश्किल है। तो मैं एक कोचिंग उसके लिए भी गया। तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बहुत मुश्किल है। तो मेरे को वो फील हुआ कि यार अगर मुश्किल है ना तो करूँगा मैं। एंड मैंने अपने आप को काफ़ी तैयारी करनी, खींचनी शुरू करी। एसएसबी गया मैं, तो एसएसबी में सबने बोल तो रखा ही था कि बहुत मुश्किल है, तो मैं बिल्कुल वो कहता ना कि निर्भय निडर होकर कर रहा था कि ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वापस आऊँगा दोबारा से, पहली बार तो मुश्किल है जी। तो मैं ऐसे करता रहा। इंटरव्यू हुआ मेरा, एंड हम हर दिन ना, मैं और मेरा एक दोस्त था समित पुलिया, हु इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो 6 राजपुताना राइफल्स में कमीशन हुआ था मेरे साथ। तो हम दोनों हर दिन जाते थे, इलाहाबाद घूमते थे, रात में लेट आते थे, हमारी एंट्री होती थी लेट की। फिर जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम हर दिन लेट आते हो। तो मैंने कहा कि आपको भी पता है ये चीज़? तो उन्होंने कहा, वो हंसने लगे, बोले दोस्त ये फौज है, यहाँ जितना भी कुछ इस 4 दीवारी के अंदर होता है ना, मुझे सब पता लग जाता है। यार सही है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पता लगती हैं। फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उन्होंने बोला संगम गए हो? तो मैंने नहीं। तो बोले यार तू हर दिन बाहर जाते हो घूमने, तुम संगम नहीं गए घूमने? तो मैंने नहीं। तो बोले संगम जाना, बहुत अच्छी जगह है। अगले दिन संडे था, तो मैंने यस सर। अब आपको पता है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स कहाँ संगम जाएंगे। अगले दिन हम गए, गुनाह मूवी देखी हमने आधी, बेकार लगी, ठीक है, बाहर निकले, रेस्टोरेंट गए, खाया पिया और आके सो गए। मुझे ये था कि अब तो मैं मिलूंगा नहीं, इंटरव्यू तो हो गया मेरा, राइट। तो वहाँ पे ना एक कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट डे। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस के लिए अंदर गया तो मैंने देखा सब बैठे हुए हैं, एंड वो ब्रिगेडियर खन्ना भी बैठे हुए हैं वहाँ पर सामने। तो उन्होंने वो पूछा संगम गया? तो मैंने कहा कि नहीं सर। तो उनको बड़ा झटका सा लगा शायद पहली बार ना कि यार, मतलब मैंने बोला, इंटरव्यू ऑफिसर ने बोला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बोला, और ये संगम नहीं गया। तो उन्होंने पूछा फिर कहाँ गया? तो मैंने कहा मूवी देखने गया। तो फिर वो हंसने लगे, तो बोलते यू वेंट फॉर अ मूवी? मैंने कहा यस सर। बोलता हाउ वाज इट? मैंने सर बहुत खराब थी, इंटरमिशन में बाहर आ गया। और बोलते फिर संगम गए? मैंने नहीं सर। बोलते फिर? तो मैंने सर फिर रेस्ट हो गए, खाया पिया, मैं और सुमित आके सो गए। तो वो बड़ी तेज हंसे, बोलते अच्छा गुड, ठीक है तू जा। तो वहाँ ना सब बताते हैं कि अंदर जाते हो तो जनरली ये 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा यार तुमको 7 दिन रख के अब तुम आउट हो जाओगे, बहुत मुश्किल है। मैं बाहर आ गया, लोगों ने बोला यार तुम दोनों का वैसे भी नहीं होना है, पता है तुम दोनों साले यहाँ घूमते रहते थे, कुछ नहीं कर रहे थे, हमें भी परेशान कर रहे थे, हमारा 1-2 का नंबर और कटवा दिया होगा तुमने। तो हाँ बिल्कुल, मतलब बिकॉज हमारा क्या था, मेरा जैसे ग्रुप टास्क हो रहा है, तो कोई कर रहे हैं, लोग ना बड़े सारे लगे रहते थे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे, और मैं आराम से खड़ा हुआ हूँ। फिर मैं बोलता था यार लड़ क्यों रहे हो, इसको ऐसे कर लो बीच में से। तो लोगों को लगता था कि अभी तू ठीक है, तो चलता रहा ये। फिर रिजल्ट आउट हुआ, वहाँ पे वो एक ऑफिसर आता है, सब बैठे हुए होते हैं, वो पढ़ता है चेस्ट नंबर की, चेस्ट नंबर देश। मेरा चेस्ट नंबर 45 था, उसने बोला चेस्ट नंबर 45। तो मेरे पास वाले ने बोला तेरा नंबर है, मैंने मेरा नहीं होगा।
तो नंबर तेरा ही है। उसने फिर पढ़ा चेस्ट नंबर 45, तो मैंने हाँ मेरा ही है। मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा 4-5 ही हैं, उसमें एक समुद्र भी खड़ा हुआ था। तो मैंने लगता है इस बार हम 4-5 को निकाल दिया, बाकी सारे सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बिकॉज मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं पता है यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है एसएसबी में, ठीक है। अगर आप नेचुरल हैं और जो आप हैं, यस तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा अरब इजराइल वॉर के बारे में, एक और टॉपिक के बारे में, तो मैंने उनको पूरा बताया कि कैसे कैसे होता है, क्या है, क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे फ्यूचर उसमें। बट आपको किसी दूसरे की कॉपी नहीं करनी है, चीज़ें हो जाती हैं। वो 7 दिन में आपके अंदर देख लेते हैं कि आप किस तरह के इंडिविजुअल हैं। मेरिट आई, मैं 6th था यूपीएससी मेरिट में, पहुंच गया आईएमए। मैंने कहा ठीक है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, अपने आप भगवान मेरे को लेके जा रहा है। पहुंचा आईएमए और उसके बाद आईएमए की ट्रेनिंग शुरू हो गई। That means that there is no secret to success. The only secret to success here is to be original, be natural. बिल्कुल। And जितना ज्यादा हार्डवर्क है कि आप, मैं ध्रुव नहीं बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, और ध्रुव कौशल नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन ध्रुव को जब ये होगा कि मैं इस चीज को अचीव करने के लिए मैं अपनी मेहनत करूंगा। आपकी मेहनत हो सकता है अलग तरीके से हो, मेरी मेहनत अलग तरीके से होगी, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी। एंड जब मैं तैयारी कर रहा था उसकी, तो मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, ठीक है। किसी ने बताया कि वहाँ टॉपिक्स के ऊपर आपसे पूछेंगे, ठीक है, डिस्कशन होगा तब पूछा जाएगा। तो मैंने जितने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे वो सारे पढ़े, उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या होगा, वो सारा पढ़ा। तो आपको बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बोलो कि अच्छा ध्रुव आपका हो गया, आपने क्या किया और मैं उसकी नकल करूं, तो शायद वो गलत है। तो आपको ओरिजिनल रहना है, अपनी तैयारी करनी है और बिना डरे देना है। कहते हैं ना कि अगर आप डर के गाड़ी चलाओगे ना तो 100% एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, कोई भी काम करो बिना डरे करो, कुछ नहीं होता है। आई थिंक जो मुझे आपकी बात से समझ में आता है कि यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर, यस, टू बिकम एन ऑफिसर। हार्ड वर्क तो वो ऑटोमेटिकली आईएमए में जाने के बाद आपको सिखाई देंगे। आपको हर चीज में स्मार्ट वर्कर होना चाहिए, ऑफिसर हो या सिविल में हो, कहीं पे भी हो, आपको स्मार्टली वर्क करना चाहिए। ट्रेनिंग कैसी थी सर? ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया थी, मस्त थी एकदम। मैं पहुंचा, अगेन वही दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज, ऐसे ही घूमते रहते थे, यहाँ पहुंच गया मैं। तो मेरा मैं फर्स्ट टर्मर था, फिर सेकंड टर्मर होते हैं, थर्ड टर्मर। 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए की। तो थर्ड टर्म में हमारे एक सीनियर होते थे, प्रदीप सर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, आई विल से कि जैसे ऑफिसर्स होने चाहिए, बिल्कुल उस तरह से। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने सारा बताया कि भाई देख, क्रॉस कंट्री होगी, तुझे अच्छा करना होगा, अगर तुम अच्छा करोगे तो सीनियर्स तुम्हें हेल्प करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा रगड़ा लगेगा, ठीक है। पीटी होगी, पीटी के सारे टेस्ट पहली बार में क्लियर कर लेना, नहीं तो अगेन फिर तुम्हारी रात में भी पीटी हुआ करेगी, पास नहीं हुए तो सारा करके उन्होंने बताया। तो मैंने बोला अच्छा क्रॉस कंट्री कितनी बड़ी होती है। तो उन्होंने बोला 12 किलोमीटर की होगी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितने दिन में दौड़ेंगे। तो वो ना एक्स इंडियन थे, तो वो बैठ गया बेचारा, ऐसे थे तो वो सीधे बैठे, बोलते कितने दिन में दौड़ेंगे। बोले मतलब। मैंने कहा यार 12 किलोमीटर है तो 2-3 किलोमीटर आज, फिर वैसे है क्या। तो वो हंसने लगा, तेज थे। उन्होंने अपने साथ के जो थे 2-3 वो बुलाए, अबे सैनी सुन देख ये क्या कह रहा है, ठीक है। 21 मतलब 21 बोलते हैं फर्स्ट नंबर पे ना, बोलते ये 21 देख, इसके डाउट देख क्या। तो बोलते भाई गो होगा और 12 किलोमीटर खत्म करके वापस आना है। तो मैंने कहा इतना क्यों दौड़ते हैं। मैंने कहा मेरे को ठीक है, मतलब लिटरली मैं जनरली चीजें एक्सप्रेस कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। तो मैंने कहा इतना क्यों दौड़ते हैं। मैंने कहा 12 किलोमीटर कोई दौड़ेगा। मैंने कहा अगर इंडिया से मैं मतलब बॉर्डर पे हूँ तो मैं तो पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। तो बोलते वापस भी आएगा ना। तो मैंने कहा क्या दौड़ दौड़ के जाऊंगा मैं फिर। तो बोलते हैं सुन ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, करना है तेरे को। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब 12 किलोमीटर दौड़ना है। मैंने ठीक है। तो उन्होंने तैयारी करानी शुरू करी। तो जिस दिन कंपटीशन था गो हुआ, एंड गो ना मतलब इट्स लाइक, लक्ष्य मूवी देखी है जी। तो उसमें एक गाने में ना क्रॉस कंट्री का सीन दिखाया है कि गो हो रहा है।
बिल्कुल वैसे ही होता है। लक्ष्य मूवी मेरे टाइम पर वहाँ शूट थी। ओके। ठीक है, तो एक स्टेडियम है, मतलब बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वहाँ पे सारी एकेडमी खड़ी होती है और वहाँ से गो हो जाता है। सब भाग गए और मैं देखा पीछे पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, धीरे धीरे दौड़ रहा हूँ। तो एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, आपने देखा होगा, बड़ी सारी मूवीज में उसकी बिल्डिंग दिखाते हैं बड़ी सी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी है। मैं गया हूं वहाँ पे। तो FRI, हाँ, तो FRI का एक चक्कर काट कर और फिर गोल्फ कोर्स के नीचे से उतरते हुए टॉन्स नदी के पास से होते हो ऊपर चढ़ते हो। तो जब मैं FRI के पास पहुंचा तो वहाँ मेरे एक इंस्ट्रक्टर खड़े हुए थे, मेजर पंकज ध्यानी सर थे, कीर्ति चक्र। तो उन्होंने बोला, बगर यू वांट टू बिकम फुल स्टॉप ऑफ द एकेडमी। तो मैंने देखा कि पीछे देखा मैंने, तो पीछे मेरे 3-4 ही बंदे थे। मैंने कहा, कौशल अगर तू लास्ट आए ना तो पूरी रात रोलिंग करता रहेगा और बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो मैं फिर भाग रहा हूँ। फिर मतलब मैंने सेम शायद स्पीड रखी या और तेज किया, जो भी किया। तो जब लास्ट जहाँ फिनिश पॉइंट होता है तो उसी ग्राउंड में होता है खत्म वो। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ये थर्ड टाइमर जो प्रदीप सर वगैरह हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। तो मैंने लगता है मैं लास्ट हूँ। मैंने सब मेरा वेट कर रहे हैं और मैं देखा बड़े कम से लोग हैं। मैंने कहा बाकी लोग चले भी गए शायद। तो मैंने कहा भाई यार ये क्या हो गया। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो एनक्लोजर्स होते हैं, मैं पहुंचा तो एक उस्ताद आता है, उसने बोला GC नाम बताओ। तो वहाँ अगर कोई तुमसे नाम पूछ रहा है ना इंस्ट्रक्टर, तो इसका मतलब है कि आपका पनिशमेंट आने वाला है जनरली, कि आई स्लिप दे दो, नाम बताओ, कुछ गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उस्ताद को बोला कि उस्ताद मैंने ना बहुत मेहनत करी, बहुत दौड़ा, मैं अगली बार और तेज दौड़ूंगा। तो बोलता है अबे तुम 13वें आए हो, 13th। ठीक है, हाँ। तो मतलब हुआ क्या कि मैं बाद में मतलब धीरे धीरे रियलाइज किया कि मैं बहुत स्लो स्टार्ट करता हूँ। शुरू के 2-4 किलोमीटर में बहुत स्लो रहता हूँ, फिर धीरे धीरे वो शायद बॉडी गर्म होती चली जाती है एंड स्पीड बढ़ती चली जाती है। एंड जनरली जहाँ पर कैडेट्स या बाद में ऑफिसर्स एंड जवान जहाँ स्लो होते हैं, अप स्लो पे, उस पर मेरी स्पीड उतनी ही रहती है। तो उसके बाद फिर पीछे कभी नहीं देखा। ड्रिल मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गई, PT फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गई। फिर स्विमिंग था, हाँ स्विमिंग बताता हूँ आपको क्या हुआ। स्विमिंग में क्या हुआ, जनवरी में हम पहुंचे थे। जनवरी 2003 में, तो सर्दी थी, तो वो मसूरी नाइट वगैरह होती थी, रात में पानी डलवाना और वो सारा। स्विमिंग पूल बनते थे। तो मार्च में एंड ये सारे टेस्ट हो गए, PT वगैरह, तो सब बड़े खुश थे कि यार ये सही कैडेट है, बड़ा जोश टाइप है, सब अपना कर लेता है, बढ़िया वो कर रहा है। तो फिर स्विमिंग हुई एंड मैंने कभी स्विमिंग नहीं करी थी। ठीक है मतलब तो स्विमिंग पूल ओपन हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी ना छोटा वाला ओपन हो रहा है, वो प्लंज बाथ। हाँ 25 मीटर का है वो, एंड यस उसको प्लंज बाथ बोलते थे कि इंडोर है एंड वो ओपन होगा। एंड मेरा जो ये सीनियर थे एंड PS थे संजीव सर, उन्होंने बोला यार तुम यहाँ से जंप करना, वहाँ टच हो जाता 25 मीटर। तो मैंने कहा ऐसा क्या। तो मैंने बोला सर मैं तो स्विमिंग आती नहीं है, मैं तो सबमरीन हूँ, जैसे कूदूंगा वहीं नीचे से चला जाऊंगा। ठीक है, तो उसने देखा, बोलते अभी क्या बात करता है तू, इतना जोश टाइप है यार। तो मैं सर जोश टाइप से क्या होता है, जो स्विमिंग तो सीखनी पड़ती है ना। मैंने मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ कभी स्विमिंग पूल थे ही नहीं। मतलब ये तो अभी शहर वगैरह में ज्यादा होने लगे। तो बोलते कि नहीं यार तू टेंशन मत ले, तू बस कूदना जोश से और कोशिश करना लंबी जलांग लगाना, तो 10-12 मीटर तो हो सकता है तू ऐसे ही कर जाए, फ्लोट कर जाए। तो मैंने ये तरीका है शायद ऐसे कर जाऊंगा। मैंने कोशिश करी, ठीक है, बड़ी लंबी सी छलांग लगाने की, और मैं जहाँ शायद कूदा ना मैं वहीं डूब गया। ठीक है फिर मेरा DS बड़ा परेशान कि यार मतलब मेरे को तेरे से इतनी उम्मीद थी और वो सारा था। फिर मैंने कहा नहीं अब करूँगा मैं। फिर मैंने वहीं पर अगले 15 दिन स्विमिंग सीखी एंड जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ उसमें पास करी। तो बट मेरा ये था कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है बाकी उसमें मैं हायर टेस्ट दे देता था, बट स्विमिंग में ये था कि अगर 25 मीटर है तो मैं 25 मीटर करूँगा, सेकंड टर्म में 50 मीटर था, सेकंड एंड थर्ड टर्म तो 50 करूँगा, बाकी कूद कहीं से जाऊँगा। जैसे फर्स्ट टर्म में उन्होंने बोला 10 मीटर से कूदोगे, मैंने हाँ कूद जाएंगे। तो 10 मीटर में चढ़ा, सामने देखा और कूद गया, नीचे गया तो फिर लोगों ने निकाल दिया मेरे को, क्योंकि स्विमिंग उतनी अच्छी थी नहीं। तो लोगों ने बोला तू स्विमिंग कर नहीं पाता, कूद जाता है। तो मैंने कूदने में थोड़ी ना स्विमिंग करनी है, मैंने कहा नीचे आऊंगा तो कोई ना कोई निकाल ही लेगा। राइट। मैंने मुझसे ज्यादा टेंशन तो इनको है, ठीक है कि अगर जवान को कुछ हो गया ना कि अगर जीसी को कुछ हो गया तो इंस्ट्रक्टर की ज्यादा टेंशन है। तो मैंने कहा मेरी टेंशन थोड़ी ना है, मैंने कहा मुझे तो कूदना है।
तो कूद कहीं जा से सकता हूँ मैं, वो अभी भी है मेरा। मतलब आप मेरे को किसी भी प्लेन से जंप करा लो, जब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बचपन से ऐसे थे या फिर कुछ दिमाग में ऐसा था कि यार नहीं, एक टाइम के आने के बाद कि यार एक कीड़ा है, किंक है, कुछ करने का, कुछ अलग करने का है? या ये जो किंक बोला ना आपने, ये शायद कहीं ना कहीं किसी के होता है, एंड किसी के इस तरह का जुनून का होता है कि फौज में जाऊंगा। कोई भी फौजी अगर है ना, तो उसे किंक था, तभी वो फौज में आया, नहीं तो सिविल में भी कर सकता था। ठीक है, सिविल में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे फिट लोग भी हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट वो शायद किंक नहीं था उनको। तो उन्होंने कहा नहीं यार, बाहर रहेंगे, आराम से घर पे रहेंगे, फैमिली पेरेंट्स के साथ रहेंगे। ठीक है, कुछ मेरे जैसे थे, बाकी वो जैसे थे कि किंक था कि नहीं फौज में जाएंगे। कुछ और ज्यादा किंक होता है तो आप पैरा वगैरह ऑप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो जिन्हें फौज में बोलते हैं कि अभी ये और पागल हैं थोड़े से, तो वो कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है, जब मौका मिलता है तो निकल आता है। आई एम वेरी श्योर आपके भी होगा कहीं, बट किस चीज का है, बट आई पर्सनली फील दैट जैसे मेरा शुरू से था कि मुझे टीवी में आना है। हाँ, तो कि मेरे को लोग देखें, कहीं ना कहीं होता है कि आई वॉन्ट पीपल टू सी मी, आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू मी। तो वो कहीं ना कहीं शुरू से जज्बा था, और मुझे लगता है कि आज राइट पाथ पे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो होना जरूरी भी है। एंड देखो, आज सोशल मीडिया की वजह से हम इतने सारे लोगों को देखते हैं। ठीक है, सारे फौजी थोड़ी ना है, सिविल वाले ही है मैक्सिमम, जो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। किंग है, रेडबुल की जो टीम के पार्ट हैं वो सारे फौजी थोड़ी ना है। सही बात है ना, जो एडवेंचर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो सब किसी ना किसी का किंग है। कोई ट्रैवलिंग करे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो उसका किंग है वो। मैं थोड़ा सा आपको ना पीछे ले जाना चाहता हूँ। याद करो वो दिन, द फर्स्ट डे ऑफ IMA। कैसे वो फर्स्ट डे को जब आप सोचते हो तो आपको क्या याद आता है? क्या आंखें बंद करोगे तो व्हाट इज द एग्जैक्ट विजन that you get, the image that you get when you think about IMA on your first day? शायद ना किसी भी उससे पूछोगे तो मुझे लगता है, तो अगर आप ये बोलोगे ना कि पहली इमेज IMA की, तो सबको वो चैटवुड हॉल नजर आता है। ठीक है, एंड जब आप वहां पहुंचते हो ना, तो फीलिंग्स आती हैं, मतलब कि बस अब कुछ करेंगे। ठीक है, देश के लिए कुछ करेंगे, फौज के लिए कुछ करेंगे। मतलब जैसे मेरे जैसा बंदा ना, इन सब चीज़ों में जब होता है तो बड़ा इमोशनल वो हो जाता है। एंड सारे फौजी ना इमोशनल बहुत होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, देश, उसके लिए, फैमिली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इमोशनल बहुत होते हैं। तो अभी भी अगर मैं सोचता हूँ तो चैटवुड हॉल, उसका जो मोटो है कि मेरा देश सबसे ऊपर है, फिर मेरे जवान, मेरी टीम, एंड मैं सबसे नीचे हूँ, तो कोई भी चीज़ होती है आज भी शायद मेरे को वही याद आता है, कि वो फीलिंग्स याद आती हैं। उसी पे चलते रहो। सर रगड़ा तो सबका लगता है, सबका लगता है। आपका क्या एक्सपीरियंस था? ऐसे क्या चीजें हुई आपके साथ जो आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते? IMA में मेरा जो कोर्स था ना, वो आज भी गदर कोर्स के नाम से जाना जाता है। ओके। मैं 114 का हूँ, एंड NDA से मैं इसी कोर्स को 104 बोलते थे। Okay. तो NDA में क्या होता है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों कैडेट एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं 3 साल। राइट। जब हम यहाँ कॉलेज में होते हैं, फिर वो वहाँ से पास आउट होते हैं। आर्मी जो कैडेट्स होते हैं वो IMA आ जाते हैं। okay. नेवी वाले नेवल एकेडमी चले जाते हैं, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी चले जाते हैं। तो जब IMA NDA वाले आए, और हम लोग जो थे, और एक ACC विंग जो होती है, जो जवान से ऑफिसर्स बनते हैं, वो तीनों सेकंड टर्म में एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ओके। हमारा कोर्स शायद एक ऐसा कोर्स था, एक तो बहुत बड़ा कोर्स था। जब हम पास आउट हुए तो 650 से भी ज़्यादा थे, 650 से। ओके। उससे पहले शायद एक ही कोर्स था जो है ना, था हमारा कारगिल के इफेक्ट वाला कोर्स था। ओके। तो उसकी वजह से लोगों में जोश था ज़्यादा ज्वाइन करने का, एंड वैकेंसीज भी थी। एक तो वो कोर्स था। दूसरा हमारा कोर्स बहुत परफॉर्मर कोर्स था। मतलब जब हम IMA में थे तो हमारे सीनियर्स बोलते थे कि जब तुम्हारे NDA वाले कोर्समेट्स तुम्हें ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने NDA के जितने रिकॉर्ड्स हैं फिजिकल के और उन सब चीज़ों के, वो सब तोड़ रखे हैं। तो वो बहुत परफॉर्मर है, कंपटीशन बहुत। एंड जब हमने ज्वाइन किया तो हमारा कोर्स जो डायरेक्ट एंट्री थे वो भी उतने ही परफॉर्मर थे, एंड वो आज तक वैसे ही चल रहा है। एंड जो ACCs थे वो भी उतने ही थे। थर्ड टर्म जब आया
तो कहते हैं कि जनरली एक्स एनडीएस सारे अपॉइंटमेंट बनते हैं। हमारे में 2 बटालियन अंडर ऑफिसर्स डायरेक्ट एंट्रीज थे, 2 एक्स एनडीएस थे, सेम बीसीए, मतलब लगभग इक्वल था। जब मेडलिस्ट, क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट हुए या वैसे हुए, तो डायरेक्ट एंट्री एसीसी भी उतने ही अच्छे थे जितने एक्स एनडीए थे। तो उससे क्या हुआ कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई। तो जब रगड़ा लगता था तो एक बार क्या हुआ कि हम थर्ड टर्मर्स को वो करने लगे कि यार ठीक है, हम तो बहुत ही बड़ा कोर्स है एंड कौन कितना हमें रगड़ लेगा। सही बात। एक रगड़े की भी एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट के बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है। मतलब आपको कोई बोलता है कि चलो रोलिंग करते रहो, तो आप करते रहते हो, ठीक है, धीरे धीरे पूरी रात। आपको पता है कि सुबह तो उस ट्रेनिंग में जाना ही है, तो कर लो, पूरी रात निकालनी ना एक। तो थर्ड टर्मर्स को लगा कि यार ये तो बात ही नहीं सुनते हमारी। तो उन्होंने बोला कि एडजुटेंट को पुटअप कर दिया। ओके। जो एडजुटेंट एक ऑफिसर होता है जो पूरा डिसिप्लिन एंड वो सारा, तो एडजुटेंट को पुटअप किया। तो एडजुटेंट ने पहले तो थर्ड टर्मर्स को अच्छे से रगड़ा लगाया कि तुम अपने जूनियर्स को नहीं संभाल सकते। ठीक है। तो बोला गया कि भाई सारे थर्ड टर्मर्स आएंगे। एंड जो मेरी कंपनी थी खासतौर से सैंग्रो, हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा यूनिटी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बोला गया कि भाई टॉन्स वैली, एक नीचे बटालियन होती थी, करेपा बटालियन उस समय पर, ठीक है, टॉन्स वैली के पास, कि वहाँ पर सारे सेकंड टर्मर्स इकट्ठे होंगे एंड थर्ड टर्मर्स के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उनकी रिपोर्ट लेंगे एंड वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मेरा एक दोस्त है, उसने बोला यार कि अब पनिशमेंट तो मिलनी है, तो खाना खा के चलते हैं। ठीक है। तो सबने कहा यार अब इसने बोल दिया तो कोर्समेट मतलब कोर्समेट तो अभी भी ऐसे होते हैं कि भाई। बिल्कुल भाई से ज़्यादा, मतलब भाई से तो आप साल में फिर भी 2-4 बार मिलते हो, कोर्समेट तो साथ में है वहीं पर। तो बोला कि नहीं अब तो इसने बोल दिया तो खाना खा के जाएंगे। हम खाना खाने लगे। वहाँ पूरा हमारा कोर्स फॉलो हो रखा है, केवल सैंग्रो कंपनी नहीं है। ठीक है। तो लोग बाग आए कि भाई तुम्हें वेट कर रहा है नीचे वो। मैंने कहा अच्छा हमारे। तो हम चलने लगे तो एक कोर्समेट बोलता है कि यार अब लेट नहीं हो गया क्या? अब तो उसने वहाँ पे उनकी रोलिंग करा कर के बजा बजू के छोड़ दिया होगा। 10 बज गए थे। तो वापस चलते हैं। तो हम बीच में पहुंचे और वहीं से वापस हो लिए सारे। हम 40 कुछ थे सेकंड टर्मर्स, हम पहुंचे वापस, सो गए। उन सीनियर्स ने उन सबको रोक के रखा हुआ था वहाँ पे। ठीक है। और उसने रिपोर्ट करी असिस्टेंट एडजुटेंट को कि सर ऐसे ऐसे है, सेकंड टर्मर सैंग्रो के अभी तक नहीं आए हैं। ओ गॉड। तो असिस्टेंट एडजुटेंट ने ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स भेजे, ड्रिल उस्ताद, एंड वो खतरनाक होते हैं एकदम, बिल्कुल परफेक्ट, और कोई वो नहीं। वो पहुंचे और हल्ला मच गया कि यार तो कि तुम सब यहाँ सो रहा है, भागो यहाँ से, चलो वहाँ पे पूरी बटालियन खड़ी हुई है, अब सब खड़े हुए हैं तुम्हारे कोर्समेट्स। यार ये तो आज बड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है। हम निकले, गए वहाँ पर। फिर खूब हमारा अच्छे से प्रोग्राम करा गया। ठीक है। उसने छोड़ा। फिर एक दिन हमारे कंपनी कमांडर ने हमें पकड़ा। तो तब ना बड़ा कॉमन था कि आप रात में भी पनिशमेंट ले रहे हो। ठीक है। कपड़े उतार के एक नाला जाता था हमारे उधर से। तो उस नाले में डाल के आपकी रोलिंग चल रही है। अब कुछ लोग क्या है, ठीक है, नेचुरल है, वॉमिट कर गए, तो ठीक है आप उसके ऊपर चलते रहो, और वहीं आप गीले हो जाओगे, फिर सूख जाओगे, फिर गीले हो जाओगे, फिर सूख जाओगे। ठीक है। आपको अपने आप से ही पहले बदबू आएगी, फिर वही चीज़ खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है कि ठीक है चल करना तो है ही। राइट। तो इस तरह से उस दिन हुआ। बट पूरी एकेडमी में पता लग गया कि सैंग्रो वाले ये जो सेकंड टर्मर्स हैं ये बहुत खतरनाक है, पक्की मिट्टी के हैं, बिल्कुल पक्की मिट्टी के हैं। एंड सेकंड टर्म में हमने अपने कंपनी कमांडर को बोला कि सर अगले टर्म में हम आपको पूरी एकेडमी का बैनर देके जाएंगे। एंड हम देकर आए चैंपियनशिप बैनर। सैंग्रो 114 ने पूरा बैनर जीता, इतनी सारी ही बदमाशियां करने के बाद। और हमने वो अपने कंपनी कमांडर को बोला कि सर हमने प्रॉमिस किया था और हमने ये बैनर आपको दिया। तो पनिशमेंट्स किस तरीके की होती हैं? क्या क्या आपके टाइम पे क्या क्या पनिशमेंट्स होती थी? पनिशमेंट्स सब तरीके की होती हैं। जैसे जैसे मसूरी नाइट होती है। मसूरी नाइट? हाँ। ओके। अभी का मुझे नहीं पता, बट मैं अपने समय की बता सकता हूँ कि आप जनवरी में पहुंचे, आपको सीनियर बोलेगा कि एक काम करना, एक बाल्टी पानी और एक मग्गा लेके आ जाओ। ओके। तो वो अपने केबिन के सामने बुला लेगा, वो बैठ जाएगा एक चेयर लेके, वो अपना कुछ बुक पढ़ रहा होगा या गाने सुन रहा होगा,
आप लोग सब खड़े हो जाओगे, फिर वो बोलेगा कि एक काम करो यार, कपड़े उतार दो। ठीक है, तो आप कपड़े उतार दोगे। मतलब फौज में ना कोई ज़्यादा लॉजिक हम लोग लगाते नहीं। अगर आप लॉजिक लगाओगे ना तो फिर परेशान हो जाओगे अननेसेसरी। मतलब आपको विश्वास रखना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि आपको अपने सीनियर पे और ट्रेनिंग पे विश्वास रखो कि कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, उतारो। आप केवल अपने अंडरगारमेंट में हैं, लोअर उसमें, और फिर वो बोलेगा अच्छा एक मग्गा पानी डाल लो। अच्छा, ठीक है, वो लेके देखो मसूरी दिखाई दे रही है वहाँ से मसूरी दिखाई देती है सामने जी। आप बोलोगे हाँ। बोले देखो, फिर आप थोड़ी देर में ठंड लगेगी। हाँ। तो बोले देखो मसूरी की लाइट्स दिखाई दे रही हैं। आप बोलोगे हाँ। बोले उसकी हीट लो, गर्मी लो उससे। ठीक है फिर आप गर्मी, हाँ हाँ सर यस यस। तो बोला ली कि हाँ, तो एक और मग्गा पानी डाल लो। तो फिर वो चलता रहता है। फिर साइकिल का होता है कि आप साइकिल उठाकर रन कर रहे हैं। आप अपने बड़ी, मतलब जनरली लिफ्ट अप योर बाइक बोलते हैं वहाँ पर। एंड आप उसको गले में डाल लेते हो, आप खड़े रहते हो। फिर आप बड़ी पैर में, हाँ हार की तरह बिल्कुल। फिर आप बड़ी पैर होता है कि जो आपका बड़ी है उसको उठाइए। कई बार खड़े रहते हो, कई बार अप एंड डाउन करते रहते हो। अगर आप थक गए तो आपका बड़ी आपको उठाएगा, बट वो चलता रहेगा। लेकिन ये सारे ना, आज अगर मैं सोचूं, ये जितने भी पनिशमेंट होते हैं एंड कुछ और भी होते हैं, ठीक है, ये आपको फिजिकली तो जो स्ट्रांग बनाते हैं, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। उस समय लगता था कि यार क्या है इसका, कहाँ यूज आएगा, कहाँ क्या करेंगे ना। लेकिन जब कश्मीर गए या मणिपुर गए या सिक्किम गए, तो उसी बर्फ में आप गीले हो रहे हो या बाहर जब एम्बुश में बैठे हुए हो, ठीक है, तो लगता था कि शायद ठीक है यार, अभी तो फिर भी कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो वो एंड देन बॉन्डिंग है, जो आपके कोर्स के साथ बॉन्डिंग होती है, अपने कोर्समेट्स के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, वो आप उसकी वैल्यू तब समझना शुरू करते हो। मतलब मेरा जो बड़ी है, अगर वो मुझसे भारी है और वो बोला है कि नहीं कौशल तू मुझे नहीं उठाएगा, मैं तुझे उठा के खड़ा रहूँगा, तू टेंशन मत ले। या मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं अगर तेरे चोट लगी है तू बैठ मेरे उसमें, ठीक है, मेरे कंधे पे तू बैठ, मैं खड़ा रहूँगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पैर काँप रहे होंगे वो, लेकिन वो बॉन्ड है, मुझे पता है मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, चिंता मत कर, लेके आऊँगा और अभी भी साथ रहूँगा। और कोई खुराफाती करी सर आपने आईएमए में? जो मेरी अभी वाइफ हैं जी, वो कॉलेज से हम साथ हैं। ओके। तो उसको नहीं पता था कि आईएमए के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या है। ठीक है, सिविल बैकग्राउंड से हम दोनों की दोनों, ठीक है। तो वो उस समय एमबीए कर रही थी जब मैं आईएमए में था। तो उसने कहा कि ठीक है यार जाती हूँ, मिलके आ जाती हूँ। मतलब उसको लगा कि जैसे नॉर्मल हॉस्टल होता है, ठीक है, वैसे ही होगा कि जाएंगे वहाँ पे गेट पे बताएंगे, वो मैं बाहर आऊँगा या वहाँ पे एंट्री होगी और कोई एक कॉमन जगह होगी और बैठ जाएंगे। तो वो एक दिन सुबह सुबह पहुँच गई। ओके। एंड उसका फ़ोन आया कि मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो मैंने कहा किस रेलवे स्टेशन पे है? तो उसने बोला कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर। तो मैंने कहा मतलब? तो उसने बोला कि यार मुझे लगा कि मिल आती हूँ, इतना टाइम हो गया है, ठीक है, कि क्या है तुम्हारी हालत, क्या है, कैसे, बिकॉज वहाँ फोन्स अलाउड नहीं थे। ठीक है, तो रखा हुआ है आपने या कभी डीएस ने बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक काम करो, वहाँ पर हमारी जो कंपनी थी वो आईएमए से एक तरह से बाहर थी। एफआरआई का जो कैंपस था उसके पास थी, और वहाँ पर ही एसीसी विंग होती थी उस समय, अभी सब कुछ अंदर आ गया है। तो एसीसी विंग का एक कैफे था। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ यार, मेरी आज तबीयत सही नहीं है, तो मैं रिपोर्ट करता हूँ और एसआईक्यू लेकर आता हूँ या डॉक्टर को ऐसे पूछता हूँ, और आप वहाँ कैफे आ जाओ, एसीसी कैफे, वहाँ मिलेंगे और आप चले जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। वो वहाँ एसीसी कैफे पहुँची। मैं उस दिन परेड गया नहीं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, जब वो आएगी तो मैं मिल लूँगा उससे। तो इससे पहले मैं कुछ सोच जाता मिलता उससे, मैं डॉक्टर के पास गया, मिल के आया, वहाँ से एक स्लिप लेके आया। बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं जा रहा हूँ, कॉलेज की तरह नहीं कर सकते, मतलब आप अकाउंटेड होनी चाहिए। तो एक स्लिप लेकर आया कि ठीक है आज मैं अपनी ट्रेनिंग को एक्सक्यूज कर सकता हूँ, मैं केबिन में रहूँगा, अपने केबिन बोलते हैं। तो तभी ड्रिल उस्ताद आए एक। उन्होंने उसको देखा कहीं कि ये एक लड़की है
जो यहाँ पर ACC कैफे में बैठी हुई है, और मैं बेस्ट इन ड्रिल था, मतलब ड्रिल में बहुत अच्छा था मैं, तो सारे ड्रिल उस्ताद जानते थे मुझे जी। तो एक राजकुमार साहब हैं, रिटायर हो गए अभी, तो वो हमारे ड्रिल उस्ताद होते थे बिहार रेजिमेंट के। वो आए मेरे पास कि कौशल एक लड़की आई हुई है। मैंने कहा अच्छा उस्ताद, तुम जाओ और पता करके आओ ये किससे मिलने आई है, ठीक है, उस चीज़ को आज मैं अर्जुन के पास पुटअप करूंगा। मैंने कहा अच्छा उस्ताद, तो मैंने कहा मैं अभी जाता हूँ, अभी पता करके आता हूँ। मैं गया, आया कैफे में, तो ना बैठी हुई थी, मैं बैठा उसके साथ। मैंने देखा ऐसे ऐसे है, वो ड्रिल उस्ताद ने तेरे को देखा है, तो कोई नहीं, मैंने कहा बात कर ले और तुम यहीं से चली जाना। और मैंने कॉफ़ी वगैरह मंगाई, खिलाया पिलाया और उसको, और उसको बोला कि ठीक है एकदम बढ़िया है सब, अब तुम जाओ। और मैंने कहा वो एक मेरा दोस्त होता था अनिरुद्ध, जो मेरे साथ किरोड़ीमल कॉलेज में था, वो देहरादून गई था। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि ये अनिरुद्ध को कॉल कर ले, ये आएगा, तेरे को पिक करेगा और तुम चले जाना। तो उसने कहा ठीक है। बोली मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने कहा यार पूछ तो लेते आने से पहले। अब आधा पौन घंटे के बाद मैं आया, तो मैंने कहा तो उस्ताद ये ना एक लड़की, कोई अनिरुद्ध नाम का लड़का है, उससे मिलने आई है। ये GC है क्या? तो मैंने नहीं GC नहीं है। मैंने कहा इसको नहीं पता है कि ये IMA है। मैंने कहा ये तो FRA की तरफ से आई, यहाँ बैठ गई। तो लेकिन तुम इतनी देर क्यों बैठे हुए थे, और तुमने कॉफी पिला रहे थे तुम तो बैठ के। तो मैंने कहा उस्ताद लेडी है और मैं ऑफिसर हूँ, ठीक है, जेंटलमैन कैडेट हूँ, राइट, ठीक है। मतलब आप सोचो कि कितना बुरा लगता कि मैंने उसको चाय कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। एंड ऐसे बोले बहुत अच्छे GC हो तुम, बहुत अच्छे GC हो तुम, ठीक है। मैंने कहा हाँ उस्ताद थैंक यू। ये हो गया, सेकंड टर्म की बात है। थर्ड टर्म में IMA बॉल होती है एक, ओके। IMA बॉल में रीना मेरी डांस पार्टनर थी, ओके। मैंने उसको ऑफिशियली बुलाया और यही साहब वहां पर खड़े हुए थे। इन्होंने देखा अरे ये वही लड़की है। मैंने कहा हाँ उस्ताद ठीक है। तो बोले, मैंने कहा नहीं मेरी जान पहचान हो गई थी पहले ही, ठीक है। तो फिर जब हमने शादी करी तो फिर मैंने कॉल किया कि साहब मैंने शादी भी कर लिया है। तो बहुत खुश हुए, मतलब काफ़ी बात होती रही मेरे हिसाब से तब तक। तो एक ये था जो इस तरह से चला। और एक जो वैसी बदमाशी मैं कोर्स के साथ बोलूँगा, हमारा एक वेपन ट्रेनिंग होती है, ओके। तो वेपन ट्रेनिंग कम फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है, मतलब वहाँ हर चीज़ ऐसे होती है कि जी फिजिकल मिक्स होता रहता है हर चीज़ में। तो फायरिंग चल रही थी, एंड जब आप फायर कर रहे हो तो फायर कर रहे हो, बाकी टाइम आप रोलिंग कर रहे हो, कहीं नाले में पड़े हुए, मिट्टी में पड़े हुए, ये सब मतलब वहाँ ना आपको मज़ा आने लगता है। आपको लगता है कि यार धूप में तो इससे तो अच्छा नाले में डाल दे, ठीक है। हाँ मतलब फिर नाले में जब ज़्यादा हो तो चल सुखा लो। एंड सबके हेलमेट वेलमेट बहुत बुरी हालत है। तभी पता लगा कि लस्सी आ गई है। अच्छा, गर्मी की ठंडी ठंडी लस्सी, और लस्सी आती थी एक स्टील के बड़े से उसमें पीपे टाइप में ना, मतलब उसका एक ऐसा ऊपर ओपनिंग रहती थी। तो मेरा एक कोर्समेट है शेखों, एकदम फिर से दिमाग में उसके बड़ा सा किंक है। वो भागा वहाँ से, एंड उसने मेरा हेलमेट लिया कि रुक तू चल, तुम लोग पहुँचो मैं भागता हूँ। वो भागा और उसने मेरे हेलमेट को उसमें डाला, लस्सी के उसमें जार में, और भरा और बोला तुम लोग मुंह खोलो, ठीक है, मैं तुम्हें यहीं से लस्सी पिला दूंगा। वो ऊपर खड़ा हुआ है जिसमें रिक्शे में आती थी, ठीक है, लस्सी, और सब हम लोग ऐसे ऐसे लस्सी पी रहे हैं, हेलमेट से पी रहे हैं, ठीक है। तो बाद में अभी लास्ट ईयर हम मिले एक गेट टुगेदर में, तो हमने कहा कि यार अगर हम किसी को बताएंगे ना, या कोई अभी दोबारा से हम पी लें, ठीक है, तो आधे लोग जो बेचारे साथ वाले होंगे वो तो उल्टियाँ कर जाएंगे कि साले क्या तुम बिल्कुल। तो बोलते हैं लेकिन हम तो शायद अभी भी पी सकते हैं यार, है ना। हमने कहा हाँ अगर वैसे रहेंगे तो अभी भी पी सकते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। बट साइड ट्रेनिंग है जो आपको बॉन्डिंग सिखाती है, टीम वाली फीलिंग सिखाती है। एंड कहते हैं ना कि तब आपके दिमाग में आता है कि यार इतनी क्या ज़रूरत है कि दिन भर आप रोलिंग कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, इतने पुशअप्स कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। बट शायद यही चीज़ें आपको मेंटली मजबूत बनाती रहती हैं। सर मैं हमेशा से ना, व्हेन आई वाज अ किड, मेरे को हमेशा से ही फौज में भर्ती होना था। सच में? और मेरा इतना एक जुनून था बचपन से कि यू नो क्या प्रोसेस होता है, NDA होती है, फिर IMA होती है, ऑफिसर बनना है, फौज में भर्ती होना है। बट बिकॉज ऑफ माई आई साइट, आई इन द इनिशियल डेज ओनली मुझे समझ में आ गया कि क्योंकि मेरी एक आई का पावर बहुत ज़्यादा था, तो
मुझे इनिशियल डेज में समझ में आ गया कि फौज तो थोड़ी भाई तेरे लिए मुश्किल है। इसीलिए ना मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग होता है ये जानना कि जैसे आपने बताया कि फर्स्ट डे कैसा था, हाउ वाज द लास्ट डे ऑफ IMA, क्या फीलिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। लास्ट डे क्या होता है ना कि आपको पता लग चुका होता है कि आप किस यूनिट में जा रहे हैं, किस रेजिमेंट में जा रहे हैं। पासिंग आउट परेड होती है जो अपने आप में ही मतलब आप बड़ा फील करने लगते हैं कि अब आप ऑफिसर बन गए हैं। एंड यूनिफॉर्म में आपके स्टार लग चुके होते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, पिपिंग वगैरह वो सारा होता है। तो मैं कहूँगा कि बड़ी हैप्पी फीलिंग होती है। देन आपको अचानक से लगता है ना कि कल तक तो मैं रोलिंग कर रहा था, वो जो उस्ताद होते हैं, ड्रिल उस्ताद या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, NCOs वगैरह, JCOs, वो आपको सैल्यूट कर रहे होते हैं, फिर आप मिलते हो, गले मिलते हो, तो एक डिफरेंट फीलिंग होती है। अचानक से आपको लगने लगता है यार कि कल तक मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, आज से शायद मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। देन फिर आप उस कसम को खाते हो, अंतिम पद क्रॉस करते हो, उससे पहले आप कसम लेते हो, ठीक है। वो पूरी कसम सुनना एक बार तो आपका वैसे ही छाती ना इतनी गर्व से वो हो जाती है कि यार बस मैं ऑफिसर बन गया हूँ, जिम्मेदारी बहुत है और मैं इसको प्रूव करूँगा। मतलब शायद फौज में ना हर एक को यही लगता है कि मेरी वजह से मेरी रेजिमेंट, मेरी आर्मी और शायद देश का नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो वो फीलिंग होती है एंड सबके शायद वही फीलिंग होती होगी, सबको एक प्राउड फीलिंग होती है, सब खुश होते हैं। सो ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कुछ रेजिमेंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? आपने कौन कौन से ऑप्शंस ऑप्ट करे थे रेजिमेंट्स के लिए? हाँ, क्या होता है ना, मैं बताया कि मैं वही दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो आप किस तरह से, मतलब मैं बोलूँ कि आपका हीरो, पसंदीदा हीरो कौन सा है, एंड आपको 3-4 हीरो की मूवी दिखाई जाए, या मतलब शायद आप उससे पसंद करने लगोगे जो आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा एंड अच्छा लग रहा होगा, या आप पर्सनली अगर किसी से मिल रहे हो तो जो लोग आपसे अच्छे से बातें कर रहे होंगे। तो जब मैं IMA अटैचमेंट किया था, जो मैंने पहले बताया, NCC के टाइम, NCC के समय, राइट, उस समय मेजर उत्तम दीक्षित होते थे सेना मेडल, जो 2 राजरिफ के थे, 2 राजपुताना राइफल्स के, एंड उनको कारगिल में सेना मेडल मिला था। तो वो हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे, राइट। तो मैं देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार बहुत ही अच्छे हैं। फिर जब मैं IMA में था तो एक कर्नल राजेश शर्मा सर थे, 12 राजरिफ के, शौर्य चक्रा सेना मेडल, ठीक है, वो मेरे इंस्ट्रक्टर होते थे दूसरी कंपनी में, सेम बटालियन। एंड मेरे खुद के इंस्ट्रक्टर होते थे, एक कर्नल, उस अभी कर्नल सर्वेस हैं, उस समय कैप्टन सर्वेस, तो वो 5 राजरिफ के। तो ये 3-4 राजरिफ वाले मैंने देखे, मैंने कहा यार राजरिफ आप करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पता लगा, एक इंस्ट्रक्टर होते थे, आपने शायद नाम सुना होगा, कई सारे फौजियों से जितने से पूछोगे मैक्सिमम ऑफिसर्स ना सब बताएंगे, देवी सिंह राठौर होते थे, एक ड्रिल के इंस्ट्रक्टर थे। एंड अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो शायद ही कोई इंडियन आर्मी का ऑफिसर होगा जो उनको नहीं जानता होगा, बिकॉज जब वो हवलदार थे तब भी IMA में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, जब वो नायब सूबेदार थे तब भी IMA में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, जब वो सूबेदार थे तब भी IMA में ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, और शायद एज ए सूबेदार मेजर भी वो IMA में ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहे। तो बहुत सारे बैचेस उनके सामने निकले और उनके एक अलग ही पर्सोना था, मतलब उनके डायलॉग और हर चीज़ उनकी अलग होती थी। मतलब वो ऐसे थे कि जब लक्ष्य की शूट चल रहा था और एक आपने देखा होगा जब वो एडजुटेंट कसम दिला रहा है और बात कर रहा है और सारे खड़े हुए हैं सावधान में, तो वो पीछे खड़े हुए थे, ये लोग, शूट चल रहा है तो एक कैडेट ऐसे हिलता है और वो पीछे से आते हैं और उसका ऐसे बेल्ट पकड़ते हैं और हिला देते हैं, बोलता है कबाड़ी ये चैटवुड हॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर ऐसे हिलना मना है। और वो पीछे मुड़ता है तो वो ये ऋतिक रोशन था, ठीक है। तो ऋतिक रोशन देखता है और ऋतिक रोशन एकदम वो हो जाता है कि ओ भाई ठीक है, वो छोड़ते हैं, बोलता है ऋतिक को या सिते को, अगर यूनिफॉर्म में IMA में GC खड़ा हुआ है तो GC की तरह खड़ा होगा, ठीक है। तो वो उस तरह का बंदा था। तो मैंने कहा यार राजपुताना राइफल्स जाएंगे एकदम तगड़े राजपूत। तो जब चॉइस ऑफ आर्म आया मेरे पास, फॉर्म आता है जी, एंड आपको बैचेस वाइज बैठा लिया जाता है, 30 के बैच में या 50 के एज पर, और आपका जो कोर्स का स्ट्रेंथ होता है। तो बैठा हुआ था, मैं भर रहा था, तो मैंने राजपुताना राइफल भरा, फिर गढ़वाल राइफल्स लिखा, फिर गोरखा राइफल्स लिखा,
तीनों ही राइफल्स? तीनों, हाँ राइफल्स, बिकॉज मुझे ये था यार कि राइफल्स में क्रॉस बेल्ट होती है, ठीक है, थोड़ा सा ड्रेस अच्छी लगती है। हाँ। मुझे ना ब्रासो वो नहीं करनी थी, पॉलिश नहीं करनी थी ब्रासो पीतल वाले उसकी। ओके। तो वो काले इनके स्टार्स होते हैं। ओके। तो मैंने कहा यार काम भी कम है एंड ठीक है क्रॉस बेल्ट वगैरह के साथ अच्छा भी लगता है। और राजपूताना राइफल्स में मेरे को ये भी नहीं है कि गढ़वाली या गोरखाली सीखनी होगी, मेरे जैसे ट्रूप्स हैं, जाट और राजपूत हैं, बढ़िया है। तो मैंने लिख दिया, मेरा इंस्ट्रक्टर आया, उसने देखा, बोलता है पक्का? मैंने हाँ पक्का। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कुछ नहीं भरा, कोई सर्विसेज कोई कुछ नहीं भरा एंड मेरे को 19 राजपूताना राइफल मिली फाइनली, कमीशन हुआ मैं। और 19 राजपूताना राइफल 1962 में रेज हुई थी। जो पहला अशोक चक्र था राजपूताना राइफल्स में, कैप्टन उमेद सिंह मेहरा, वो 19 राजपूत के ही थे। तो 1971 में नागालैंड में एक ऑपरेशन में उनको वो मिला था। और एक और जो खास चीज़ है 19 राजरिफ की, कि अभी तक 3 ओलंपियन 19 राजरिफ ने दिए हैं। सबसे पहले बार्सिलोना ओलंपिक में एक सुविधा नरेंद्र साहब थे, वो हो गए। फिर एक बजरंग लाल ताखर साहब आपने देखे होंगे रोइंग में, अगर आप डालेंगे तो गूगल, उन्होंने सबसे पहला जो इंडिया का एशियन मेडल था रोइंग का वो जीता था। और जो अपना टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें दीपक पुनिया साहब थे जो रेसलिंग में गए थे, जो 5वें नंबर पर रहे थे। ये तीनों मेरी यूनिट से हैं, मतलब या मैं कहूँगा मैं उनकी यूनिट से हूँ, सेम यूनिट है हमारी। और हमारा क्रॉस कंट्री का बहुत रिकॉर्ड था कि क्रॉस कंट्री में हमारी टीम बहुत अच्छी होती थी, बिकॉज नेशनल्स एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स थे यूनिट के अंदर जो दौड़ते थे। एंड ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं यूनिट के अंदर की क्रॉस कंट्री, पूरी डिवीजन की क्रॉस कंट्री जिसमें 30-40 यूनिटों से सेलेक्टेड लोग दौड़ रहे हैं, 120-150 लोग, और फिनिश पॉइंट की लाइन है, मतलब रिबन है या लाइन लगी हुई है, और वहाँ मेरी टीम के 5 लोग खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अच्छा तू इस बार फर्स्ट हो जा, तू सेकंड हो जा, तू थर्ड हो जा, ऐसे। और पीछे दिखाई नहीं दे रहा कोई, मतलब इतनी लीड देके वो आगे आ चुके हैं 12 किलोमीटर में। तो मैं पहुंचा एंड लकीली और अनलकीली, मतलब मुझे था कि बस पास आउट होंगे एंड कहीं कश्मीर वगैरह जाएंगे, बिकॉज उस टाइम सीज फायर तब तक उतनी एक्टिव हुई नहीं थी और काउंटर इंसर्जेंसी अच्छी खासी चल रही थी। बट यूनिट बांदीपुर से दिल्ली आ चुकी थी, मतलब मेरे पासिंग आउट होना और एक साथ ही चल रहा था। दिल्ली पहुंचे तो सीईओ ने कहा कि क्रॉस कंट्री टीम आने वाली है, तुम क्रॉस कंट्री टीम में हिस्सा लोगे। एक ऑफिसर का मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो मैंने ठीक है सर। तो मैं पहुंचा, अगले दिन सुबह उठ के 5 बजे एसएम साहब ने बताया कि साहब दीवान साहब हैं कोच, और बाकी सुबह 5 बजे से टीम प्रैक्टिस करेगी। मैं पहुंच गया तो दीवान साहब ने मेरी तरफ देखा एंड उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं और पतला था तब आई में से आया था। उन्होंने बोला साहब दौड़ लोगे? ये क्या क्वेश्चन है? तो मैंने हाँ, तो देख लो साहब बहुत कमज़ोर हो। तो मैंने कहा साहब, मैंने कहा नहीं साहब दौड़ लूँगा, चिंता मत करो। तो जाट पलटन, राजरीफ पलटन, ग्रेनेडियर पलटन, इन सब में क्या है ना कि आपको ट्रूप्स के साथ ग्राउंड पे प्रूव करना पड़ता है एंड ट्रूप्स कि आप ऑफिसर हो, कि आप ऑफिसर के काबिल हो, कि आप उनको लीड कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि बस ऑफिसर बने आ गए और आपको कमज़ोर हो, ठीक है, आप फिजिकली दौड़ नहीं सकते, अपना वजन उठा नहीं सकते, फायरिंग कर नहीं सकते हो, तो वो आपको बोल देगा साहब कमज़ोर हो आप, आपसे हो नहीं पा रहा, वो बिल्कुल साफ साफ बोलता है वो। तो उन्होंने, दीवान साहब ने उस दिन सोचा कि आज साहब को चेक कर लेते हैं पहले दिन कि दौड़ पाएंगे या नहीं। नारायणा में हमारी यूनिट थी, वहाँ से उन्होंने दौड़ाना शुरू किया। हम सदर मार्केट क्रॉस करते हुए पालम पहुँचे, पालम से उन्होंने रिंग रोड पे लेकर आए, रिंग रोड से वो धौला कुआं लाए। मैं दौड़ तो रहा था, मैं पीछे पीछे मैं दौड़ रहा था, बट मैंने कहा यार कौशलेंद्र ये कहाँ फंस गया तू? ये मैंने कहा ट्रेनिंग तो खत्म हो गई आईएमए में, ऑफिसर बन गए तुम, राइट, और ये तो दोबारा जीसी बन गया तू यार। हाँ ठीक है, मैंने साला वहाँ 12 किलोमीटर एक दिन में दौड़ने का मैंने पूछा था, ये यहाँ ऑलरेडी 18-20 किलोमीटर पे पहुंच चुकी है गाड़ी, ठीक है। और वहाँ से फिर धौला कुआं से वो किरबी पैलेस का वो पालम अपना पोलो ग्राउंड का चक्कर लगवा के वापस नारायणा पहुंचे। आई थिंक 24-25 किलोमीटर उन्होंने दौड़ाया। मेरे से बोलते हैं दौड़ तो लोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और
तो मैंने कहा करूँगा साहब। तो बोलता साहब बस एक बात ध्यान रखना, आपकी वजह से टीम सेकंड नहीं आनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई नहीं। मैंने कहा साहब मेरी वजह से टीम सेकंड नहीं आएगी। मैं जनरली कहीं नई जगह जाता हूँ ना, तो मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ठीक है एक बार आप देखो, हो सकता है हर जगह की अलग ड्रिल होती है, हर जगह का अलग कल्चर होता है। एंड फिर हम हर दिन दौड़ते थे। 1 महीने बाद जब क्रॉस कंट्री हुई तो मेरी टीम के 2 जवान मुझसे पीछे थे। 120 जो सेलेक्टेड जवान दौड़े और ऑफिसर दौड़े, मैं ऑफिसर्स में पहला था। जवानों में भी मैं 41 में या 45वें नंबर के बीच में कहीं था। और वो दीवान साहब ने मेरे को गोद में उठाया, बोलता है साहब बहुत तगड़े साहब वो आप, ठीक है, मतलब अभी तक मैंने कोई ऑफिसर नहीं देखा जो इतना दौड़ता है। तो पहला ये हुआ। फिर उसके कुछ दिनों बाद फायरिंग कंपटीशन था। तो मेरे जो सीईओ थे उन्होंने बोला कि कौशल फायरिंग कंपटीशन है। और तभी क्या हुआ था कि इंसास राइफल्स आई थी, पहले एसएलआर से फायरिंग कंपटीशन होता था जी। तो 2004 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि वेपन चेंज हो गया है, अब इंसास से हुआ करेगा। एंड जो मेरी टीम थी वो पहले राइफल से करती थी। तो बोले तेरे को टीम पूरी तैयार करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है तैयार करेंगे। मैं उनको लेके पहले फैजाबाद गया। वहाँ पे एक डोगरा रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ हमारी एक रेजिमेंट की यूनिट भी होती थी। वहाँ पे क्या था कि दिल्ली में एंगेजमेंट बहुत होता था। मैंने कहा यार अगर ऐसे रहेगा तो कोई बंदा जो मेरे को चाहिए वो कभी कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। तो मैं इन सबको लेके जाता हूँ। तो लगभग 100 बंदे मैंने लिए कि हर मैच के, और उनको लेके फैजाबाद पहुँच गया। फैजाबाद में हमने तैयारी करी। फिर कंपटीशन होना था हमारा हिसार के पास। तो मैं उनको हिसार लेकर आया और एक एक राउंड। तो उसमें क्या हुआ कि एक नरपत साहब होते थे हमारे डेल्टा कंपनी के, एंड बहुत अच्छे शूटर था वो, हमारे कोच थे। तो एक दिन फैजाबाद में मैं बैडमिंटन खेलने चला गया और बैडमिंटन खेल के ना मेरा ये सीधा वाला हाथ भर गया। बहुत सालों बाद मैंने खेला। तो मैं खुद पिस्टल फायरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मैंने किया और उस दिन मेरा हाथ कांप रहा है। तो नरपत साहब देख रहा है एकदम। नरपत साहब क्या था ना कि नरपत साहब तेज नहीं बोलता था, राजपूत था राजस्थान का। और जब उसे टेंशन होती थी तो एक दूसरी तरफ जाके बीड़ी पीने लगते थे। तो गया 2-3 बार बीड़ी पी के आया। फिर आता मेरे पास, साहब हाथ बहुत हिला आपका। तो मैंने हाँ साहब वो कल बैडमिंटन खेल लिया था। बोलते हैं बैडमिंटन नहीं खेलने आए, पलटन ने आपको फायरिंग के लिए भेजा है। तो जो करने आए हो ना साहब उस पर ध्यान दो। एंड पता है ध्रुव, वो चीज़ ना मेरे को इतनी चुई ना, मैंने बताया ना कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। मतलब आई रियलाइज कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा काम बैडमिंटन खेलना नहीं था। मतलब पर्सनल खुद के लिए कुछ करना वो मेरा काम ही नहीं था। मुझे टीम दी गई थी एंड मेरा काम था टीम बनाना और टीम को तैयार करना और खुद उसका हिस्सा बनना। हिसार आए हम, एक एक राउंड में फायर कराता था, एक एक चेक करता था। एंड हमारी टीम इतनी स्ट्रांग बनी कि जो पहली टीम और दूसरी टीम थी उसके बीच में पहले साल में 400 पॉइंट का डिफरेंस था, दूसरी साल में 650 पॉइंट्स का डिफरेंस था, जो रिकॉर्ड था। 6 मैचेस होते थे, नंबर 1 मैच 2, 3, एक राइफल का, एक LMG का, एक कार्बाइन का, एक मिक्स, एक पिस्टल, एक स्नाइपर। 6 की 6 में जो बेस्ट फायरर होता था वो मेरी यूनिट का होता था। ठीक है, मैं पिस्टल का बेस्ट शॉट मेरे को मिला। और सारे जो अच्छे टारगेट्स लगाए जाते हैं कि जब GOC साहब आएंगे, जनरल आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा, वो आउट ऑफ 10 9 मेरी यूनिट के लगते थे। और हमने हर बार ट्रॉफी जीती और राजरिफ का जो रेजिमेंटल होता वो भी ट्रॉफी जीती। फिर मतलब बंदे ऐसे थे कि साहब कौशलेंद्र साहब के साथ टीम भेजो, हम अच्छा करके आएंगे। तो ये यूनिट का एक्सपीरियंस था शुरू का, बट आपको लगना पड़ता है। यू हैव टू सर, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा मेरा पर्सनल POV है कि until unless you're involved in the process, तब तक आप ना तो खुद समझ पाओगे कि चीजें कैसे होंगी और ना ही आप करवा पाओगे। बिल्कुल। एंड आपको ना हर इंडिविजुअल को समझना होगा। जैसे एक मेरा बंदा था जिले, मतलब मैं कहूँगा एक्सेप्शनली गुड कि आप उस बंदे का फायरिंग हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बट उसके साथ क्या था कि जिस दिन मैच होता था ना उस दिन वो प्रेशर ले लेता था।
तो मैंने उसको टीम में जब फाइनल लिस्ट बनी तो मैंने हटा दिया उसको। तो लोग बाग आई नहीं साहब पुराना फायरर है हुआ है, तो मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा मेरे लिए आज भी उसकी इज्जत उतनी है, इनफैक्ट आज भी 20 साल बाद जितनी देव उस टाइम भी थी। मैंने कहा बट अभी टीम जीतनी है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं अगर इसको डालूंगा ना, ये प्रैक्टिस में सबसे अच्छा फायर करता है बट ये प्रेशर नहीं ले पाता है, तो इसको तैयारी कराएंगे या ये तैयारी कराए, बाकी टीम तैयार करे। तो मैं उसको नहीं खिलाता था एंड ही रियलाइज्ड दैट थिंग कि ये शायद अच्छा है, ठीक है। तो आपको हर इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा। एक लड़का था जो इतना पावर था, वो राइफल खेल कर रहा था, उसको मैंने LMG में डाला एंड LMG थोड़ा भारी होती है तो उसने बहुत अच्छा किया। तो हर इंडिविजुअल को आपको समझना होगा, हर इंडिविजुअल के ऊपर काम करना होगा, तब टीम अच्छी बनती है। सर आपने अभी वेपन की बात करी, तो एज वी डिड अ पॉडकास्ट विद कौशल सर, देन वी डिड अ पॉडकास्ट विद लविंदर सर। तो लविंदर सर बोलते हैं कि हिज फेवरेट वेपन इज AK-47। कहीं ना कहीं कौशल सर ने ये नहीं बोला कि ही डज नॉट लाइक AK-47, बट ही सेड हिज फेवरेट वेपन इज टेवर। व्हाट इज योर फेवरेट वेपन? अगर मैं बोलूंगा ऑपरेशनल के लिए, मेरे को शायद AK-47 ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसा क्या? टेवर कैरी करना थोड़ा कम्बरसम है, अगर आप देखेंगे ना उसको। AK बहुत इजी है हैंडल करना, बहुत ही, मतलब आप कहें ना कि बदमाश बच्चे अगर देख लो, सारे मिलिटेंट्स AK यूज करते हैं। आपने किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड टेवर यूज करते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मेंटेनेंस ही नहीं है। आप पेपर में और पॉलीथीन में उसको रैप करो, मिट्टी में दबा दो, 6 महीने बाद 1 साल बाद निकालो, हाथ से झाड़ो, राउंड डालो और फायर। एंड इफेक्टिव है। 7.62 का राउंड बहुत ही, तो कोई मेंटेनेंस नहीं, अच्छा इफेक्ट है, अच्छा फायर है। तो मुझे AK पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ऑपरेशनल्स के लिए। सर राज राइफल्स के बाद देन यू मूव टू अनदर रेजिमेंट। हाँ, हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपेंड? और मैंने सुना है कि ज्यादातर जो लोग एक रेजिमेंट में होते हैं वो लाइफ टाइम एक ही रेजिमेंट में रहते हैं। ये दूसरे रेजिमेंट में आना कैसा हुआ आपका? हाँ ध्रुव, इसमें ना मैं बताता हूँ कि दिल्ली से हम लोग पुंछ चले गए थे। ओके। LC पे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कुछ एक्शन होगा, कुछ होगा, बट तब तक सीज फायर हो चुका था। एंड हमारा वाला जो इलाका था उसमें हम पाकिस्तानी पोस्ट और पाकिस्तानी को डोमिनेट कर रहे थे। ओके। तो जब आप डोमिनेट करते हो तो सामने वाला आपके ऊपर कुछ करता है नहीं, तो वो शांति से निकल गए 2 साल। अब था कि वापस पीस में आना है एंड चांस बने थे कि शायद मैं पीस में कहीं स्टाफ पोस्टिंग जाऊंगा। ओके। तो मैंने अपने CEO को बोला, तब हमारे एक CO आए थे नए, कर्नल चंद्रा, अभी ब्रिगेडियर चंद्रा जी, कि सर मेरे को आप NSG भेज दो या असम राइफल भेज दो। तो बोले क्यों? तो मैंने सर मतलब कुछ करना है, अब NSG जाऊंगा तो अलग है एंड असम राइफल जाऊंगा तो भी अलग है, बिकॉज उस समय मणिपुर काफ़ी एक्टिव था, असम राइफल एक्टिव थी एंड मणिपुर काफ़ी एक्टिव था। तो मैंने सर हो सकता है असम राइफल जाऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली मणिपुर में पोस्टिंग आएगी। तो बोले कि अगर तू फील्ड टू फील्ड जाना चाहता है तो एक तो तेरे को वॉलंटियर सर्टिफिकेट देना होगा। कल को तू बोले कि यार मैं फील्ड में था, फिर से मेरे को फील्ड भेज दिया, ठीक है, तो मैं दे देता हूँ। मैंने साइन करके वो दे दिया। दूसरा जो आपने बोला रेजिमेंट, मैं रेजिमेंट उस समय मेरी राजपुताना राइफल ही थी। जब आप असम राइफल्स में जाते हैं तो असम राइफल्स MHA की पैरामिलिट्री फोर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है एंड ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स उसमें डेपुटेशन पे जाते हैं। तो मेरी पोस्टिंग 2-2.5 साल के लिए उसमें डेपुटेशन पर आई कि मैं वहां जाऊंगा, वहां सर्व करूंगा और वापस आ जाऊंगा। बट ध्रुव मैं बताता हूँ, असम राइफल इतनी फैंटास्टिक फाइटिंग फोर्स है ना, कि एक तो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है जी। 1835 में कचार लेवी के नाम से बनी थी, फिर 2-3 बार नाम चेंज हुए, 1917 में फिर असम राइफल बनी। सारे जितने मेजर ऑपरेशंस हैं जो इंडियन आर्मी ने किए उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। मैं पहुंचा तो मेरे को दी गई 23 असम राइफल एंड 23 असम राइफल अगेन 1985 में बनी। कर्नल दलवी होते थे 10 पैरा के, उन्होंने रेज करी थी। तो पलटन में सेम, मतलब आप बोल सकते हो कि वो पैरा वाला शायद कहीं DNA था कि बंदे उतने ही फिट, उतने ही फाइटिंग, मतलब मेंटली
इतने एजाइल थे, ठीक है। यूनिट ने 2011 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन लिया, 2021 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन लिया, 2 यूनिट साइटेशन बैक टू बैक 10 साल में, और गवर्नर यूनिट साइटेशन। तो बहुत ही, तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग पूरे टाइम असम राइफल में केवल नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनका कोई फील्ड एंड पीस प्रोफाइल नहीं है। उन्होंने जब भर्ती हुए पहुंचे तब से नॉर्थ ईस्ट देखा, और वहाँ 60 साल तक सर्व करते हैं। जैसे आर्मी में क्या है कि अगर एक जवान हवलदार के बाद प्रमोशन नहीं ले पाता है तो वो रिटायर हो जाता है जी। अगर हवलदार से वो नायब सूबेदार बनता है तो लगभग 2 साल और बढ़ जाते हैं। तो केवल एक सूबेदार मेजर होता है, जो पूरे 800 जवानों में एक ही जवान होता है, जो सूबेदार मेजर साहब होते हैं, वो सूबेदार मेजर साहब ही हैं जो लेट रिटायर होते हैं। अदरवाइज सभी, कोई लोग 35, 36, 37 से रिटायर होना शुरू होते हैं और उस तरह से हो जाते हैं जी। असम राइफल में सभी 60 साल की नौकरी करते हैं। बट आप मिलिए बंदों से, बंदे पूरे एक एक इलाके के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी रखते हैं। ऑलवेज इन वॉर, लाइक, या ऑलवेज इन वॉर, करेक्ट, बिल्कुल आप बोल सकते हो, ऑलवेज इन वॉर। एंड जब मैं पहुंचा तो मैंने आपको बताया था कि मैं गया राजपूताना राइफल से जी, ट्रोप से एकदम जाट और राजपूत, ठीक है, बिल्कुल मुंह पे आपको बोल देंगे। एंड वैसे एलसी से गया था, मणिपुर पहुंचा, एंड मणिपुर तब बहुत एक्टिव था, अच्छा खासा एक्टिव था। वहाँ पे जो मेरा सीएचएम था वो गोरखाली, एंड जो मेरे सीनियर जेसू थे वो गोरखाली, सेंट्रल नेपाल के, बट एब्सोल्युटली फिट। आप उनको बताइए कि सुबह 5 बजे पार्टी तैयार होगी, पार्टी 4:30 बजे तैयार चुकी होगी। सीएचएम उनको चेक कर चुका होगा, एक जेसीओ चेक कर चुका होगा, एक सीनियर जेसीओ चेक करके खुद खड़े हुए होंगे, सब पार्टी तैयार है। और बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी फोर्स है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, आपके क्या इनकाउंटर्स हुए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मणिपुर में? क्योंकि मणिपुर एज ऑलवेज एंड टिल डेट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी जो अभी भी वहां पे चल रही है। yes. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपके कुछ ऐसे नियर डेथ या कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस रहे वहां पे? मणिपुर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशनली शायद जो आप चाहते हैं ना कि ऑपरेशंस हो, फायर फाइट हो, मतलब जो भी कुछ हो सकता है ना, शायद सब कुछ हुआ। मेरे ऊपर एम्बुश लगाए गए, मैं उनसे भी बचा। मैंने कई सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया जिनको किडनैपिंग करके मिलिटेंट्स लेके जा रहे थे या ले रखा था। एंड कई सारे हमारे ऑपरेशन हुए जिसमें हमें किल्स भी मिली, और मेरी ने ओवरऑल भी बहुत अच्छा किया। उससे पहले ध्रुव मैं बताऊंगा आपको कि मणिपुर एज ए स्टेट जी मेरे लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट का एक्सपोजर था। मैंने ये देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो ये लड़ाई है ना, जो अभी है या जो पहले से थी, वो सेपरेट एथनिक ग्रुप है इसलिए हो रही है। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअली उनसे मिलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे लोग आ गए। तो जब मैं पहुंचा तो मैं अगेन सिंगल था क्योंकि वाइफ यहाँ वर्किंग थी। तो मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ। तो मैंने सीईओ को बोला कि सर जहाँ पे भी कुछ होता हो आप मुझे भेज दिया करना जी, ठीक है, मैं तो एकदम यंगस्टर की तरह घूम रहा हूँ। तो एक सगोलमंग पोस्ट थी एंड 23 असम राइफल वहाँ अरुणाचल से आई थी। इनफैक्ट इंडक्शन के टाइम पर भी यूनिट के ऊपर एम्बुश हो रखा था, काफ़ी फायर फाइट हो चुकी थी। तो सगोलमंग में पहुंचा तो मैंने देखा यार कि पोस्ट पे कोई आता जाता नहीं है। तो जनरली होता ना कि पोस्ट थी छोटी सी, बिल्कुल गांव के पास थी। एंड सगोलमंग का अगर आप गूगल पे कहीं देखेंगे, गूगल मैप पर, तो सगोलमंग साइकुल और इम्फाल के जो मेन रास्ता स्टेट हाईवे उसके बीच में है जी। एंड लगभग चारों तरफ हिल्स हैं। ओके। और जो वैली है जो बताते हैं कि प्लेन्स हैं मणिपुर में, वो वहाँ मैतेई गांव है और कुछ फिर कुकी गांव है और एक खौबल तांकुल करके एक तांकुल गांव भी था, नागा गांव। तो मेरे इलाके में तीनों ग्रुप वो थे एथनिसिटी या, और तीनों के ही हर लाइक नागा के NSCN IM है, NSCN K है खापन ग्रुप, देन जो कुकी हैं उनके KRA KLA KNA कई सारे कुकी ग्रुप्स हैं, और जो मैतेईज हैं उनके अगेन कई सारे मैतेई ग्रुप हैं, ELA UNLF प्रीपा KCP। ओवरऑल लगभग 40 से ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो उस समय एक्टिव थे और शायद अभी भी हैं जी। तो मैंने देखा यार कोई आता ही नहीं है गाँव वाला, कोई जाओ पेट्रोल करने जाओ या वैसे जाओ, कोई जनरली लोग अवॉइड कर रहे हैं। राइट। तो मैंने श्रेष्ठा से पूछा कि यार श्रेष्ठा क्या हुआ? तो बोलता कि सर जो पहले वाले साहब थे ना कि पोस्ट पे कई बार फायर आया
एंड किसी ने लेथॉर्ड फायर कर दिया, कभी एके बस्ट फायर हो गया, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे सिविलियंस के साथ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम सबसे मिलेंगे। तो मैं हर गांव में गया, मतलब मेरे इलाके में जितने भी गांव थे, मैतेई, कुकी, नागा, सबसे मिला मैं। सबके साथ मैं नागा गांव में, मैं जनरली कुकी और नागा गांव में मैं संडे कोशिश करता था जाऊं, क्योंकि उनकी चर्च प्रेयर्स होती है, ठीक है। तो मैं वो जाके वहाँ अटेंड करता था, उनके साथ खाना खा के आता था। धीरे 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 लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। मीरा पाई भी जो लेडीज़ ग्रुप होते हैं, उन्होंने मेरे को अपने फंक्शंस में बुलाना शुरू कर दिया, फेस्टिवल्स में बुलाना शुरू कर दिया। मतलब मेरा बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन लोगों ने मेरे को खबरें भी देनी शुरू करी, कि जैसे ही मेरे इलाके में कोई घुसता था तो मुझे बता देते थे कि एक बंदा है, हथियार है, 2 बंदे हैं, हथियार है, यहाँ पर धमकी आई है, कल आएंगे। तो फिर ऑपरेशंस होने शुरू हो गए। मैं अगर बोलूं कि मेरे कुछ अच्छे ऑपरेशन जो रहे, जिसमें मेरा मानना है कि जिसके लिए एक तो मेरे को सेना मेडल मिला, वो ऑपरेशन था। देन एक ऑपरेशन था जो हमने 4-5 महीने किया, मतलब एक इंसिडेंट हुआ, उसको हमने 4-5 महीने तक फॉलो अप किया, और उसके बाद हमें काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली। उसमें हमने एक ग्रुप का पूरा जो चीफ था, जो आर्मी चीफ था, फाइनेंस सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, 4 को पकड़ा। और एक था जिसमें हमने 2 टीचर्स को रेस्क्यू किया। एक में नॉन मणिपुरी मयांग बोलते हैं, सीमेंट डीलर, उसको किडनैप करके लेकर आए थे, उसको रेस्क्यू किया। और एक गांव का एक चीफ हेड, जो प्रधान बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको रेस्क्यू किया। नरकोटिक्स वालों के साथ ऑपरेशंस किए। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस रहे। कुछ ऑपरेशंस के एक्सपीरियंसेस बताओ ना सर। जैसे आपने उन टीचर्स को रेस्क्यू किया, तो उस ऑपरेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं चलो आपको रेस्क्यू वाले बताता हूँ। हाँ। कि जो ये मयांग वाला सीमेंट डीलर वाला था, इसका क्या हुआ कि मेरे को एक फ़ोन आया कि साहब हमारे पुखाव इधर से एक गाड़ी निकला है, और वो हमारे इलाके के नहीं है लोग बाग, और किसी को शायद लेकर आए हैं। तो मेरा जनरली क्या होता था कि मैं, एक जिप्सी थी मेरे पास, मैं उस जिप्सी को उठाता था, तुरंत निकल जाता था। और मेरे 2 खास बंदे होते थे, उनके साथ रहता था मैं। मतलब ये था कि अगर मैं निकला हूँ तो वो तुरंत तैयार रहेंगे और मेरे साथ बैठेंगे और निकल जाएंगे, और जो बाकी टीम है वो पीछे अपना कैस्पर में या टाटा 407 में जो भी गाड़ी होगी अवेलेबल, वो पीछे आ जाएगी। तो मैं निकला और मैंने जेसी साहब को कहा कि साहब पार्टी लेके आप आना, मैं जा रहा हूँ। और खामन लोग कुकी की तरफ वो लोग गए हैं, मैं उस साइड जा रहा हूँ। पहुँचे हम, थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी दिखनी शुरू हो गई, बोलेरो, वो गाड़ी जा रही है जी। हमने फॉलो अप किया, उन्होंने देखा, उन्होंने गाड़ी को और उस बंदे को वहाँ छोड़ा, हवा में फायर किए, हमारी तरफ फायर किए और भाग गए। अब इस बंदे को मैंने पिक किया तो पता लगा कि ये नॉन मणिपुरी, वहाँ पे मयांग बोलते हैं, बंदा है, सीमेंट का डीलर होता था इम्फाल में, और उसको किडनैप करके ले आए थे। तो मैंने अपने इलाके में बोला हुआ था कि देखो, अगर किसी का भी कोई बंदा ऐसा है जो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब मेरे इलाके कंपनी के इलाके में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। okay. मैंने कहा नहीं तो मैं ढूंढूंगा और ढूंढ के निकाल के लेकर आऊंगा। तो मैंने कहा यार ये कौन है जो मेरे इलाके में लेकर आए, वो भी इम्फाल से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर 10-15 दिन हमने पता करने की कोशिश करी कि है कौन सा ग्रुप था, क्या था। तो पता लगा कि एक नया ग्रुप रेज हुआ है, जो कुछ अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, वो उनसे बंदे निकले और उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, UKLA करके ग्रुप था, वो बनाया। फिर एक सोर्स मिला मुझे, उसने बोला कि सर ये बंदे ये हैं, और अभी उस इंसिडेंट के बाद अलग अलग फैल गए, फिर से मिलेंगे। उसके बाद मैंने उन पर काम करना शुरू किया कि ठीक है, मेरे को इन बंदों से उतना मतलब नहीं है, मुझे इसके जो टॉप लीडर्स हैं मुझे वो पकड़ने हैं। एंड इनका क्या होता है कि जो टॉप लीडर्स हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनके टॉप लीडर थाईलैंड में भी बैठे हुए हैं। ओके। हाँ, अदरवाइज इनके जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो कुछ बेंगलोर में भी होंगे, कुछ गोवा में भी होंगे, कुछ दिल्ली में भी होंगे, कुछ गुवाहाटी में भी होंगे, उस तरह से। एंड जो ग्राउंड लेवल वाले बंदे हैं मेनली, वो वहाँ काम कर रहे होते हैं। टॉप लीडर्स कभी कभार आते हैं उस तरह से। तो मैंने कहा मुझे टॉप लीडर्स चाहिए। 3 महीने तक हम
इसी चीज़ पे काम करते रहे कि ये बंदे कहाँ मूव कर रहे हैं। पहले वो टॉप लीडर्स जो 4 थे ये, इनको हमने ढूंढा कि कौन है, फिर ये कहाँ पर हैं, फिर पता लगा कि किसी दूसरी स्टेट में हैं। ठीक है, ये चारों घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ के सारा कुछ हुआ। फिर 4 महीने बाद मेरे बंदे ने बताया कि सर उन्होंने घर ले लिया है, ठीक है, अब आप आ जाओ। उसके बाद हमने ऑपरेट किया, मतलब पूरी रात हमने ड्राइव करी। मैंने सीओ को बताया कि सर मैं जा रहा हूँ, 2 गाड़ियाँ लेके जाऊँगा, जिप्सी एंड स्कॉर्पियो, और ये खबर है। तो मैंने कहा कि सर ये मेरे को ऑपरेट करना है, कि नहीं तो वो मैसेज जाना चाहिए लोकल्स में कि अगर मैंने ये चीज़ बोली है कि इस इलाके में कुछ नहीं होना होगा तो कुछ नहीं होगा। तो सीओ ने बोला, कर्नल सीडी सर आ चुके थे तब, तो उन्होंने बोला जाओ, एंड उन्होंने सेक्टर कमांडर को बताया। ऑपरेट किया हमने, एंड बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था। उसमें जब हम घर के अंदर एंटर हुए तो उसने बताया सोर्स ने कि ये सामने वाला घर है, उसके आसपास और भी थे। तो मैंने पार्टियां लगाई और मैंने कहा यार यहाँ कोशिश करना कि फायर ना खुले, क्योंकि फायर का क्या है ना कि फायर एक बार खुल जाए तो इनिशियल के जो कुछ सेकंड्स हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है ये चेक करना कि कौन सा फायर कहाँ जा रहा है, बिकॉज उस टाइम पे कुछ 3-4 सेकंड्स हर बंदा थोड़ा सा वो है, उसको लग रहा है कि शायद ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर फायर आ गया या सामने अंधेरा भी है, ठीक है, तो वो पत्ता भी अगर हिलेगा तो हो सकता है फायर कर दे। तो मैंने कहा जब तक अगर कंफर्म नहीं होना फायर मत करना। अब घर के अंदर उसने ये तो बता दिया कि ये घर में है, बट घर के अंदर कितने और कौन है वो नहीं पता, हो सकता है कि ये 4 के साथ और भी लोग हो सकते हैं। सही बात है, ठीक है। तो घर था, सामने से एंट्री थी, हमने अपनी कॉर्डन पार्टी लगाई। मैंने सामने वाले घर पे, मतलब जो एंट्री दरवाजा था उसमें मैंने लात मारी, मेरे 2 बंदे, हम तीनों गए अंदर। तो हमने जैसे ही एक ऐसे करी कि अगर फायर आता है तो तुरंत हम फायर कर सकते, तो देखा कि एक फैमिली सो रही है। एंड मतलब होता है ना कि अचानक से आपको लगता है कि साला खबर तो गलत नहीं दे दी उसने। तो जो मेरे साथ बंदा था उसने वो आसाम उसने पूछा कि ये 4 बंदे, तो उसने इशारा किया कि पीछे हैं, ठीक है। तो उसमें एक और एंट्री थी, मतलब होता है ना कि घर के 2 हिस्से टाइप थे या वैसे, तो एक पीछे से एंट्री थी। अब मेरे दिमाग में चला कि यार ये जब ये किया है तो उन्होंने भी सुना होगा कुछ। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम बाहर आओ चुपचाप, जो मेरी जो एक दूसरी पार्टी बाहर बैठी हुई है, स्टॉप पार्टी, वहाँ बैठा ला। मैंने उनको, निकला मैं गया, और जैसे ही पीछे किया तो ये चारों तब तक खड़े हो चुके थे। खड़े होकर ये 4 के 4 बंदे, मतलब एक ही हॉल में सो रहे थे, एक कमरे में, ये चारों खड़े हुए और ये हथियार उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे 2 बंदे, एक जैकी एक मैथी था, उन्होंने 2 बंदों को डाउन किया, एक बंदे को मैंने पकड़ा, और तब तक इनको पता लग चुका था कि अभी हम पकड़े जा चुके हैं। उस रिकवरी में हमें बहुत सारा सामान मिला। इनफैक्ट वी गॉट एक डायरी मिली जहाँ जहाँ उन्होंने थ्रेट्स दे रखी थी, जहाँ जहाँ से उन्होंने पैसा उठाया था, बहुत सारा वो मिला। फिर पता लगा कि एक जो फाइनेंस सेक्रेटरी था वो बाहर जा रहा था फंडिंग लेने के लिए, उनको लेकर आए। एंड उसके बाद हमारी सीरीज ऑफ ऑपरेशन शुरू हुए इनकी खबर पे। इन्होंने हमें खबर दी और हमने उसके बाद लगभग 11 या 12 मिलिटेंट्स पकड़े, 28 से 30 हथियार पकड़े, AK-47 और वो। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था ये, जो 4-5 महीने चला। मतलब सीनियर्स ने बोला कि अब बहुत अच्छा वॉर था। फिर एक ऑपरेशन था जिसमें सेना मेडल वाला था। अगेन कहीं पे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक डॉटर और एक फादर की चोट आई। पता लगा कि इस वाले ग्रुप ने ये किया हुआ है और इसके बंदे मूव करते रहते हैं। तो वहाँ क्या है कि पहाड़ी है, जंगल है, पहाड़ी है, जंगल है, पहाड़ी है। और तो लास्ट में जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ उस दिन शाम को पुलिस वालों ने बताया कि सर आपके इलाके में हरकत है, 3 से 4 बंदे हैं और सेम है, जिसमें एक वो एरिया कमांडर है। और हम लोगों ने किया कि यहाँ तो एक टाइगर कैंप करके बहुत ही नोटोरियस जगह थी, उसमें उस मोड़ पे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो हमसे पहले यूनिट थी एक पूरी बस को आईडी से उड़ा दिया था। इनको लगा कि असम राइफल की बस है,
कुछ इन्होंने यहाँ फायर किया, इनको लगा कि इनको रीइंफोर्समेंट करने के लिए, पोस्ट को रीइंफोर्समेंट करने के लिए इन्हीं की बस आएगी, और वो बस हमारी आती उससे पहले वो सिविलियन बस आ गई, तो उसमें बहुत सारी सिविलियन कैजुअल्टी हुई बिकॉज आईडी पहले लगी हुई थी। तो उस जगह पे काफ़ी हरकत रहती थी, क्योंकि वहाँ रोड थी, एक तरफ प्लेन था, फिर पहाड़ होते थे, और जहाँ ये रोड थी उसी से जंगल और पहाड़ शुरू हो जाता था। तो अगर आप एक बार एंटर हो गए तो मर्ज हो गए। तो खबर आई कि सर उसी इलाके में ये फिर आएंगे, मतलब देवर प्लानिंग कि हम फिर से आईडी लगाएंगे और वो करेंगे। पुलिस की टीम के साथ हमने पहले ही वहाँ एम्बुश लगाया, ठीक है, नाइट विजन के साथ में, जो ड्रिल थी कि भाई कौन कहाँ बैठेगा, कैसे करेगा। एंड वी वर वेटिंग कि ये 1 2 3 आएंगे, 4 की शायद मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था कि 4 आएंगे, पर 4 आए। अब एक इश्यू क्या हो जाता ना कि रात है, हथियार दिख तो रहा है आपको, ठीक है, लेकिन आप फिर भी ना एक झिझक रहती है, बिकॉज आसपास गांव भी बड़े सारे हैं, ठीक है। एक कुछ इलाके हैं जो बिल्कुल जंगल में अंदर हैं जी, आप वहाँ बैठे हो तो आपको पता है कि यहाँ पर गांव वाला कोई नहीं आएगा अभी रात में इस समय, राइट, ठीक है। यहाँ पर आपको है कि गांव वाला भी हो सकता है, 99% तो मिलिटेंट है, बट अगर 1% गांव वाला हुआ तो बहुत गड़बड़ है। तो जो मेरा पहला बंदा था, जब ये लोग आए उसमें, जैसे ही पहला बंदा आया एम्बुश के अंदर एंटर हुआ, उस बंदे ने उसको चैलेंज कर दिया, और चैलेंज करते ही फायर आया धड़, ओके, ठीक है। एंड इसके बाद तो फिर मतलब ये बहुत होता है कि आपके अगर ऊपर फायर आ गया, वी गॉट एरिया कमांडर इन दैट, एरिया कमांडर मिला सर। मिशंस आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट, और वेरी मतलब जैसा प्लान किया होता है वैसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जितना मैंने काफी समय नहीं होता है। yes, काफी समय तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे चैलेंजेस जब आ रहे होते हैं तो तुरंत नए फैसले लेते हुए क्या किस तरीके की फीलिंग होती है, क्या सिचुएशन होती है कि यार ठक करके एकदम से, इज इट लाइक द माइंडसेट और इज इट द सिचुएशन? ये आपकी ट्रेनिंग है। अगर आपने उस काम के लिए ट्रेनिंग करी हुई है तो आप उस जगह पर सिचुएशंस, अगर आपने उतनी सारी सिचुएशन डिस्कस करी हुई हैं तो हो सकता है कि आप सही डिसीजन लें। लेकिन कई बार अगर आपने देखा कि ऐसी है जो आपने कभी डिस्कस नहीं करी हुई है, बट अगर आपकी और आपके जवानों की ट्रेनिंग अच्छी है तब भी आपका डिसीजन सही होगा। गलती तब होगी कि आप ऐसी टीम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ कम ऑपरेट किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेनिंग पूरी नहीं है। अगर जवान का अपने हथियार के ऊपर भरोसा है तो वो कभी गलत फायर नहीं खोलेगा, एकदम एक्यूरेट फायर खोलेगा और सही खोलेगा। लेकिन नया जवान आया जिसने कॉम्बैट कभी पहले नहीं देखी, आप लेके गए पहले ही उसमें, तो देयर आर चांसेस कि वो जहां पे भी रात में अगर फायर हो रहा है ना, और जहां उसको पत्ता भी हिलता दिखेगा वो वहां फायर खोलेगा, गोली चला देगा। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग है, आपने कितना उसको ट्रेन किया है, आपने कितनी बार उसके साथ दिमाग में लड़ाई बैठाली हुई है, तो उसे पता है यार कि हथियार है मेरा और एकदम जहां मैं खोलूंगा वहीं जाएगी गोली। गोली सीधी जाती है, गोली कभी टेढ़ी नहीं जाती, ठीक है। और ना गोली अपना बंदा देखती है, ना गोली दुश्मन देखती है, गोली टारगेट हिट करती है, ठीक है। तो आप ब्लू एंड ब्लू तो नहीं कर रहे कि आपने अपना ही कोई बंदा बैठा ला और डर के वजह से उस साइड फायर खोल रहे हैं। तो वो सब ट्रेनिंग है। मुझे लगता है कि अगर ट्रेनिंग है और आपने जितना डिस्कशन करो तो यही होता है। दिन में आप बैठकर बंदे के साथ यही बातें कर रहे होते हो कि अगर यहाँ से फायर आएगा ऐसे करना है। अगर मगर की कार्रवाई बोलते हैं हमारे यहाँ ना, कि अगर ये बंदे हमारे पीछे आ गए तब क्या करोगे, ये बंदे यहाँ 4 आने थे, अगर 10 आ गए तब कैसे करेंगे, अगर पोजीशन को चेंज करना है तो कैसे करोगे, फायर अगर सपोज करो कोई कैजुअलिटी हो गया या सरप्राइज टूट गया तो कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपने जितनी ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है तो चांसेस हैं कि गलतियां कम होंगी, आप डिसीजन भी सही लोगे। सर, आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां पे आपकी इंस्टिंक्ट और प्रोटोकॉल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो? मतलब कहने का ये है कि आपको लग रहा है कि ये चीज करनी चाहिए बट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो चीज करना गलत है। शायद ना सभी फौजियों के पास आती होगी ये सिचुएशन बट आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? कि जनरली जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि जो टीचर्स का मैं बता रहा हूँ, हर कंपनी का एक इलाका होता है जी, फिर हर बटालियन का एक इलाका होता है जी। तो जब आपके लिए आदेश होते हैं कि भाई आप अपने इलाके से
बाहर अगर जाओगे ऑपरेट करने तो जिसका भी इलाका है उसको बताओगे, ताकि ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए। मतलब मैं किसी दूसरे के बटालियन के, अब मेरी कंपनी सेम बटालियन है तो चलो फिर भी चल जाता है कि अगर मैं दूसरे को बता दूंगा या मेरा ही सीईओ है, मेरा ही ऑफिसर है। बट अगर आप किसी दूसरे के बटालियन के इलाके में ही चले गए और वो भी उस समय पे ऑपरेशन कर रहा है वहाँ पे या घूम रहा है, तो उसको नहीं पता ना कि आप कौन हो या आप किस इरादे से यहाँ घूम रहे हो, एंड आप फौजी हो या रात में उसने दूर से देखा कि आप हथियार लेके घूम रहे हो, तो उसके लिए तो आप मिलिटेंट हो, क्योंकि आपकी तो कोई खबर ही नहीं है। राइट। तो जब ये हमें खबर आई थी कि टीचर्स किडनैप होने वाली हैं, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी पोस्ट के सामने एक बैरियर लगता था जी। मैं छुट्टी जा रहा था, रास्ते में मेरे पास फोन आया कि सर एक लड़का और एक लड़की साइकिल की तरफ से आ रहे हैं बस में और दोनों के पास हथियार है। ओके। मैंने गाड़ी मुड़वाई कि चलो पोस्ट पे फटाक से वापस चलते हैं। वापस पहुंचा, वो बस मतलब मेरा पहुंचना और बस का मेरी पोस्ट पे पहुंचना लगभग एक जैसे हुआ। हमने सारी बस चेक होती थी, सारी, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार ये होती थी, वहाँ प्रोटोकॉल था, अभी भी शायद होगा बिकॉज कि बैरियर के बाद सारी बस चेक होगी तब बस जितनी गाड़ियां तब निकलेंगी। ये दोनों मिल गए, लड़का भी लड़की भी। ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दोनों लड़के लड़की हथियार के साथ साइकिल से इस साइड आ रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ क्यों आ रहे थे? क्या लॉजिक था? कुछ तो रहा होगा। मतलब क्या होता है कि जब आप उस इलाके में घूम रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, तो वो आप कनेक्ट करना शुरू करते हो कि एक और एक, मतलब क्या है ऐसा, डॉट्स कनेक्ट करना भी जरूरी है। करते हो तो अलग अलग ले जाके एक लेडी पुलिस थी, उसने उससे बात करी तो उसने बोला कि पुखाव 9 पुखाव था शायद, कि उस तरफ जो स्कूल है कि उसके जो टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स 3 टीचर्स थी, कि उनको किडनैप करना है। ओके। उसने बोला और मैंने फिर से ये टीम ली और मैं वहाँ भागा कि मैं एक बार देख के आता हूँ। अब हुआ क्या कि ये जो 2 थे बंदे, इनको एक को एक सूमो हायर करनी थी और इस लड़की को वहाँ पहुँच के सूमो में इन 3 लेडी टीचर्स को सूमो में बैठाना था, ट्रांजिट करना था बेसिकली। हाँ, कि लड़की और उस पर कि ट्रस्ट जल्दी आ जाए ताकि आप प्यार से बैठ जाएं। जब ये दोनों नहीं पहुंचे तो जो इनके 2 साथी थे उनको ये लगा कि ये तो टाइम से आ नहीं रहे, तो हम ही उठाते हैं और हम ही चल देते हैं। ओके। तो उन्होंने एक ऑटो को पकड़ा, ऑटो वाले को, उस ऑटो में इन तीनों को बैठाला, एक बंदा आगे बैठा और एक पीछे ऐसे बैठा और वो लेके जा रहे थे। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये था कि शायद अभी, तो हमने देखा कि कुछ ऐसे से, तो वहां पे जब इन्होंने जबरदस्ती बैठाला ऑटो में ऐसे किया तो वहां गांव वाले वो 1-2 हल्ला मचा रहे थे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जब मैं पहुंचा वहां पे तो उन्होंने बोला कि साहब पंगाई उधर की तरफ ऐसे से एक ऑटो गया और उसमें वो टीचर्स को लेके जा रहे हैं और 2 लड़के हैं। मैंने जिप्सी दौड़ाई, ठीक है, ऑटो दिखा, मेरा जो एक जैकी करके बंदा था, बहुत ही मतलब सुपर फिट, उसने बिल्कुल मूवीज की तरह जैसे होता है ना, वो जिप्सी में से निकला और उसने और उसने ऑटो वाले इस साइड, उस साइड में वो बंदा बैठा और वो कह रहा है कि गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो जैकी कह रहा है तू एक मारेगा बट तू देख ले हम लोग कितने सारे हैं। ठीक है। और मैंने जिप्सी ऐसे लगाई, गाड़ी रुकी, दोनों हमने पकड़ लिए। वाह। ठीक है। लेकिन ये चीज कहाँ हो रही है? दूसरी बटालियन के इलाके में। ओके। तो पहले मुझे लगा कि जब कि चले गए कि मैं एक काम करता हूँ कि फोन करता हूँ उसको, इन्फॉर्म कर जो नेबरिंग कंपनी कमांडर है जो दूसरी बटालियन का है कि भाई तेरे इलाके में ऐसे है। बट मैंने कहा यार कि जब तक मैं बताऊंगा, जब तक वो निकलेगा वहां से आएगा, तब तक तो ये लेडीज गायब हो चुकी होंगी। सही बात है। ठीक है। तो मैंने कहा वो ठीक है, वो प्रोटोकॉल वाली चीज बाद में होती रहेगी, मैं बता दूंगा। ठीक है। बट सबसे पहले वो जान बचाना जरूरी है। मतलब एट द एंड इंडियन आर्मी ओवरऑल जो काम कर रही है पूरी कंट्री में, वो उसका मुद्दा यह है कि हमारे जो अपने सिटीजन्स हैं वो सेफ रहने चाहिए। तो मैंने कहा यार अगर मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना तो ठीक है, मतलब वो ज़्यादा हल्ला हो जाएगा, तू मेरे इलाके में आया, तूने ऐसे ऑपरेट कर लिया। बिकॉज उसका भी होता है ना कि मेरे इलाके में आके तुम ऑपरेट कर रहे हो और तूने बताया नहीं पहले। तो मैंने कहा मैं बता दूंगा, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले बताऊँ, फिर वो पूछेगा क्या थी खबर, कैसे थी, मतलब समझ रहे, हर एक को होता है ना कि नहीं पहले तू मेरे को पूरी वो होता। तो मैंने कहा यार चलते हैं। ठीक है। बाद में उसने बोला भी मेरे को, वो तू अगली बार जब आता है तो बताना। तो मैंने कहा देख ऐसा आगे होगा तो मैं बाद में ही बता पाऊंगा, अगली बार पहले तो नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। बट अगर आपका थॉट सही है, आपका जिसके लिए आप कर रहे हो वो सही है, तो ठीक है, प्रोटोकॉल
फौज में सीनियर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। बट कहीं ना कहीं सर फौज में एथिक्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स, पीपल हैव यू नो ऑल द ऑफिसर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एथिक्स कि यार मुझे अपने एथिक्स को फॉलो करना है, मुझे अपने डिसिप्लिन रहना है, मेरे को चीज़ों को गलत तरीके से नहीं करना। बट जैसे आपने बताया, कहीं ना कहीं कभी ऐसा हुआ आपके साथ लाइफ में व्हाइल यू आर सर्विंग कि आपको किसी असमंजस में अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो? शायद नहीं, बिकॉज इंडियन आर्मी, देखिए पहली बात, हो सकता है कि आपके लिए जो एथिक्स हैं और मेरे लिए जो एथिक्स हैं वही अलग अलग हों, राइट है ना। मतलब एक बंदा होता है जो रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, और एक बंदा होता है जो खाली रेड लाइट देखता है और बोलता है कि आज कोई ट्रैफिक ही नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, जी। ठीक है, कि इसमें क्या गड़बड़ हो गई। तो हम दोनों के शायद एथिक्स उसमें अलग हो सकते हैं, उसी तरह से True. सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। बट अगर आप ओवरऑल इंडियन आर्मी को देखो, आज तक कभी कू नहीं हुआ है। पाकिस्तान में हो चुका है, बांग्लादेश में हो चुका है, जी। ठीक है, जो हमसे निकले उन सब में हो True. चुका है, True. बट इंडियन आर्मी ने कभी नहीं किया। इंडियन आर्मी ट्रेन किस लिए हुई? अगर आप उसकी ड्यूटीज पढ़ेंगे तो इंडियन आर्मी की जिम्मेदारी है कि जब भी बाहर से कोई हमला होगा तब इंडियन आर्मी उस पर एक्ट करेगी। यस, देयर इज अ स्टोरी आल्सो जहाँ पे सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी जी के बीच में एक कन्वर्सेशन थी कि इंदिरा गांधी जी वाज अफ्रेड दैट सर मानेकशॉ वाज एट अ स्टैचर एट दैट पॉइंट दैट शी वाज समवेयर अफ्रेड कि कहीं इंडियन आर्मी बोला yes. कि हमारी जो सेना है, और जब मैं सेना कह रहा हूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों, राइट, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम अपना काम करेंगे, जो भी आदेश दिया जाएगा सरकार का वो करेंगे, राइट, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, मतलब जो हमारा प्राइमरी काम है कि किसी भी दुश्मन देश का वो करना, उसके अलावा अगर भूकंप आया तब भी इंडियन आर्मी गई, अगर किसी का बच्चा कुएं में गिर गया तब भी इंडियन आर्मी गई, अगर बाढ़ आई तब भी इंडियन आर्मी गई, क्लाउड बर्स्ट हुआ तब भी इंडियन आर्मी गई, अगर यहाँ पर दिल्ली में अगर कोई ब्रिज गिर गया किसी गेम्स के समय तब भी इंडियन आर्मी गई। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने कभी ये नहीं बोला कि यार ये मेरा काम थोड़ी ना, इसके लिए तो आपने पूरे डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो हमारे एथिक्स है कि यार जो आदेश है जाओ और अपना सबसे अच्छा करके आओ। So what was the most difficult decision that you have ever made in an operation? एक बार विड्रॉ कर लिया था मैंने। We were having some input. We went and मेरा एक जेसीओ था, बहुत ही अच्छा जेसीओ, मतलब कहते हैं ना कि हर बंदे की अपनी खासियत होती है जी। मुझे ये लगता है कि ना कि हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। राइट। इट इज जस्ट कि जो टीम कमांडर या टीम लीडर है ना, उसको पहचान में आना चाहिए कि ये मेरा बंदा कहाँ सही काम करेगा। वो जैसे ऐसा था कि फायर फाइट अगर हो रहा है ना, उसके बीच में आपने बोला कि मदन साहब एम्युनिशन खत्म हो गया है या मोटर निकाल लो, या वो भागता हुआ जाएगा फायर फाइट के बीच में से और वो सामान लेकर आएगा और फायर में दोबारा शामिल होगा। उसको ऑपरेशन में जाना था, उसका ये था कि मुझे हर ऑपरेशन में जाना है, ठीक है। रिपोर्ट हुई, सब हुआ, ब्रीफिंग हो गई, ठीक है, कि ऐसे कराएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और मैं देख रहा हूँ कि मदन साहब हाँ 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 एकदम कर रहे। हम लोग गए, एम्बुश लगाया, फिर एक इंस्टिंक्ट, उस समय मेरी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी थी, शायद कई बार बचाया उन्होंने मुझे, ओके कुछ गड़बड़ हो रही है आज। मैं मदन साहब के पास आया तो मदन साहब को फीवर इतना तेज था कि मदन साहब की आंख नहीं खुल पा रही थी। ओके, तो मैंने कहा मदन साहब की तो तबीयत ही नहीं सही है। तो मदन साहब कोई नहीं, फिर भी बंदे तो मार ही देंगे। मैंने कहा यार बात बंदे मारने की नहीं है, मिलिटेंट तो आप आज नहीं तो कल मरेगा। राइट। मतलब बोला जाता है कि मिलिटेंट की जिंदगी 1 साल 2 साल 3 साल ऐसी है, ठीक है। 23 असम राइफल नहीं मारेगी तो कोई और मारेगा, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। मैंने लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए तो आप वापस नहीं आओगे कभी। मैंने कहा हम वापस जाएंगे, एंड वो अड़ गया कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं साहब, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं सबको बोलता था कि जितने हम जा रहे हैं उतने ही हम वापस आएंगे, और जैसे जा रहे हैं वैसे ही आएंगे। और शायद आज तक मतलब भगवान की उसका वो रहा हमेशा मेरे ऊपर हाथ कि मेरे किसी भी बंदे की किसी भी ऑपरेशंस में या किसी भी तरह के ऑपरेशंस में कभी इंजरी नहीं हुई, एंड सब सही सलामत थे।
मैंने बोला कि इस ऑपरेशन को हम बाद में करेंगे, 100% करेंगे। मैंने उठाया, वापस आया, एंड उनको लगा कि नहीं साहब मेरी वजह से ऑपरेशन हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ही की वजह से इस ऑपरेशन को हम सक्सेसफुल भी करेंगे, और हमने किया बाद में। वो ऑपरेशन मतलब मेरा ये था कि करना तो करना है, पर ठीक है, मतलब जगह समय हम चुनेंगे दोबारा फिर से।